पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 92 खाना बदोश जादूगरनी। पोम्पियाई शहर तबाह हो गया। सारा शहर गर्म दहकते हुए लावे में इस तरह से डूब गया जिस तरह प्याला पानी से भर जाता है। खुदा को यही मंजूर था। तारीख में ऐसे ही लिखा है। अंबर मारिया और नाग का लोगों को खबरदार करना भी उन्हें ना बचा सका। सिर्फ बादशाह और उसके खानदान के लोग बच गए। ये सब के सब अंबर के कहने पर उसकी उड़न तश्तरी में समंदर के अंदर पहाड़ी के ऊपर आ गए थे। कुदरत ने उन्हें बचा लिया। बादशाह और उसकी मलका शहर की तबाही पर बहुत उदास थे। अंबर ने कहा, यह तबाही इस शहर के मुकद्दर में लिखी गई थी, शायद इसलिए कि लोग गुनाह की दलदल में डूब चुके थे। खुदा ने उस शहर को उलट कर रख दिया। अब इस तबाही पर अफसोस करना बेकार है। नाग ने कहा, ए बादशाह, अब आप दूसरी वादी में एक नया शहर आबाद करें और लोगों को नेक और पाक जिंदगी बसर करने की हिदायत करें। गुनाह की जिंदगी का अंजाम आपने देख लिया है। बादशाह बोला, मैं सबसे पहले तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी और मेरे खानदान की तुम्हारी वजह से जान बची। इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से मेरे नए शहर में लोग नेकी की जिंदगी बसर करेंगे। मैं अपने मुल्क में कोई गुनाह नहीं होने दूंगा और एक खुदा की इबादत करूंगा। अंबर ने कहा, ए बादशाह, तुम्हें अब भी खुदावंद करीम का ही शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की जान बचाई। तुम्हारे अंदर नेकी बाकी थी जो तुम्हारे काम आई। बादशाह ने वादी के दूसरी जानिब एक नया शहर आबाद करने का हुक्म दिया। बच्चे कुछ लोग नए मकान बनाने लगे। अंबर, नाग और मारिया ने बादशाह से इजाजत ली और उड़न तश्तरी में सवार होकर उड़ गए। उड़न तश्तरी जमीन से काफी बुलंदी पर उड़ रही थी। कुछ दिनों के बाद एक रोज आसमान पर धूप खूब चमक रही थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। अंबर ने नाग से कहा, कंप्यूटर पर मालूम करो कि हम किस जगह पर हैं। नाग ने कंप्यूटर चला दिया। थोड़ी देर बाद ही एक कार्ड कंप्यूटर से बाहर आ गिरा। उसे पढ़कर नाग ने कहा, हम इस वक्त एक ऐसे समंदर के ऊपर से गुजरे हैं जो दो बड़े आजमों के दरमियान वाक़या है। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है हम बहरुल कायल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अंबर ने पूछा, यह ज़माना कौन सा है? नाग ने पढ़कर कहा, कंप्यूटर ये जाहिर कर रहा है कि यह ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2 साल पहले का है। मारिया ने ताज्जुब से कहा, कैसी अजीब बात है कि हमारा कंप्यूटर हमें ठीक ठीक ज़माना बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिए ज़मीन को 200 बरस तक इंतज़ार करना होगा। अंबर बोला, हाँ मारिया, बड़ी अजीब बात है। इतने में नाग ने शीशे के गोल सुराख में से नीचे झांक कर देखा। उसने खुश होकर कहा, देखो अंबर, किस कदर खूबसूरत जजीरा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि बादलों में घिरा हुआ कोई जमुर्द समंदर के बीच में रखा है। मारिया और अंबर ने भी शीशे की खिड़की में से झांक कर नीचे देखा। वाकई एक बेहद खूबसूरत, काफ़ी लंबा चौड़ा जजीरा था जो सुरमई बादलों में लिपटा हुआ था, मगर उसके हरे भरे दरख्त और जंगल फिर भी साफ बादलों के बीच में से नजर आ रहे थे। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है क्यों ना इस हसीन जजीरे में कुछ रोज सैर व तफरी की जाए। अच्छा ख्याल है, नाग ने मुस्कुराकर कहा। अंबर ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और वो एक बटन दबाकर उड़न तश्तरी को दूर समंदर की तरफ ले गया। तश्तरी ने बादलों के अंदर ही एक चक्कर लगाया और बड़े सुकून के साथ आवाज पैदा किए बगैर जजीरे के जनूब में एक जगह उतर गई। यहाँ इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे घने दरख्त थे। स्याह बुलंद चट्टानें खड़ी थी जिन पर सब्ज बेलें चढ़ी थी और पत्थरों पर सब्ज काई जमी थी। अंबर, मारिया और नाग उड़न तश्तरी से बाहर आ गए। हवा ठंडी और साफ थी। बड़ी अच्छी फिजा है यहाँ की, अंबर ने कहा। नाग और मारिया गहरे गहरे सांस ले रहे थे। हवा में दरख्तों के पत्तों और जंगली फूलों की महकी महकी खुशबू रची हुई थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और वो कभी कभी हल्की हल्की बिजली चमक जाती थी। जंगल में सैर करते करते वो कुछ दूर तक निकल गए। मेरा ख्याल है बारिश होने वाली है, हमें वापस चलना चाहिए। नाग के इस ख्याल पर अंबर ने दरख्तों की तरफ देखकर कहा, जाने से पहले ये जर्द केले अपने साथ ले जाने चाहिए। देर बाद अफ्रीका के जर्द केले नजर आए हैं। दरख्तों पर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्होंने चंद एक गुच्छे तोड़कर साथ रख लिए और वापस उड़न तश्तरी में आ गए। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश देर तक होती रही। अंबर ने घड़ी देखी, उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे। उन्होंने कॉफी बनाकर पी और जर्द केले खाए। फिर बारिश रुक गई। अंबर और नाग आराम करने लेट गए। मारिया ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जरा जंगल की सैर करने जा रही हूँ। नाग ने कहा, जरूर जाओ, मगर जरा होशियार रहना, नया नया जजीरा है, कुछ मालूम नहीं कि यहाँ कोई आदमखोर कबीला आबाद हो। मारिया मुस्कुराई, फिक्र ना करो नाग भैया, मैं आदमखोरों की भी माँ हूँ। अंबर और नाग खिलखिलाकर हंस पड़े और मारिया उड़न तश्तरी से बाहर आ गई। उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बारिश में उसे बचा सकते थे। पाँव में घुटनों तक चमड़े के बूट थे ताकि वो सांप के काटने से बच सके। जेब में एक छोटा सा जर्मन रिवॉल्वर था जिसके मैगजीन में 12 गोलियां भरी हुई थी। मारिया जब जंगल में काफ़ी आगे निकल आई तो उसने जेब में हाथ डाला और महसूस किया कि वो जेबी साइज का ट्रांसमीटर अपने साथ नहीं लाए। इस ट्रांसमीटर से वो उड़न तश्तरी में अंबर और नाग से बातें कर सकती थी। इत्तेफाक से ट्रांसमीटर उसके दूसरे कोट में पड़ा रह गया था। मुझे ट्रांसमीटर की क्या जरूरत है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मारिया ने सोचा और जंगल में आगे बढ़ती गई। बारिश के बाद जंगल का सब्जा और हरे भरे दरख्त धुल गए थे। बड़े घने दरख्त थे। कई दरख्तों के पत्ते बड़े चौड़े और गहरे नीले थे। झाड़ियों में जगह जगह सुर्ख रंग के जंगली फूल खिले थे। दरख्तों पर परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। एक लंगूर ने मारिया की मौजूदगी को महसूस करके जोर से चीख मारी और शाख पर झूलकर दूसरी जानिब निकल गया।
लंगूर मारिया को तो देख नहीं सकता था, मगर उसकी छठी ने उसे एक इंसान की मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। मारिया उस लंगूर की परेशानी को देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ पर एक जंगली तोता गर्दन झुकाकर नीचे देखने लगा। उसने हंसी की आवाज़ साफ साफ सुनी थी, मगर उसे नीचे कोई इंसान दिखाई न दिया। तोते ने इंसानी हंसी की नकल उतारी। मारिया ने हल्का सा कहका लगाया। वो तोते से खेल रही थी। तोते ने भी ऐसा ही कहका लगाया। मारिया ने कहा, हेलो। तोते ने कोई जवाब न दिया। उसने झुककर नीचे देखा। उसकी गोल गोल आंखें फैल गईं। नीचे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये औरत की आवाज़ कहाँ से आई थी? तोते का हैवानी ज़हन ये मुहिम्मा हल न कर सका और वो उड़ गया। मारिया हंस पड़ी। तोते से मजाक करके वो बड़ी खुश हुई थी। अब मारिया जंगल में खुली जगह पर निकल आई थी। अचानक खटाक से एक तीर उसके करीब ही एक दरख्त के तने में आकर खुप गया। मारिया जल्दी से परे हटकर दरख्त की ओट में खड़ी हो गई। ऐसे लगता था किसी ने उसे देखकर निशाना बांधकर तीर चलाया था। तो क्या उसे कोई देख रहा था? मारिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी जिंदगी खतरे में है। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में थाम लिया, मगर उसे किसी ने देखा नहीं था। सिर्फ उसके कहके की आवाज़ सुनकर जजीरे के वहशी ने आवाज़ की तरफ तीर चला दिया था। उन लोगों का निशाना इस कदर अच्छा था कि जहां थोड़ी देर पहले खड़े होकर मारिया ने तोते को तंग करते हुए कहका लगाया था, तीर ठीक उसी जगह आकर दरख्त से लगा था। यही वजह थी कि मारिया को शक हो गया था किसी ने उसे देख लिया है। वो धड़कते दिल के साथ दरख्त की ओट में रिवॉल्वर लिए खड़ी रही और आने वाले का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। दो आदमी जंगली जुबान में आपस में बातें करते आगे बढ़ रहे थे। आवाजें करीब आ रही थी। मारिया भी ये ताकत थी कि वो दुनिया की हर जुबान समझ लेती थी। उसके बाद मारिया ने देखा कि दो वहशी जिन्होंने एक मोटा सा कपड़ा कमर के गिर्द लपेट रखा था, हाथों में तीर कमान पकड़े झाड़ियों में से बाहर निकले। उनके सरों पर इस कदर घने बाल थे कि लगता था झाड़ियां उगी हुई हैं। उनके नक्श जरा चिपटे थे और रंग ज्यादा काले नहीं थे। वो दोनों वहशी फूंक फूंक कर कदम रखते झाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे। वो उस जगह आकर रुक गए जहां दरख्त के तर में उनका तीर खुबा हुआ था। दोनों वहशी आंखें सुकेड़कर बड़े गौर से इर्द गिर्द देख रहे थे। आवाज़ यहाँ से आई थी ना? हाँ ठीक है, इसी जगह से आई थी। औरत की आवाज़ थी? हाँ औरत की आवाज़ थी, मगर अब वो कहाँ है? भाग कर कहीं नहीं जा सकती, इसी जंगल में कहीं छुपी होगी। हम उसे तलाश करके रहेंगे। मगर ये औरत कौन है? जो भी है हम उसे जिंदा पकड़ेंगे और सरदार के पास ले जाएंगे। सरदार हमें इनाम देगा। कोई खबर नहीं कि देवी के आगे उसकी कुर्बानी पेश की जाए। चलो उसे तलाश करते हैं। मारिया ने सोचा कि इस बात का फैसला कर ही लेना चाहिए कि लोग उसे देख सकते हैं कि नहीं। बस वो रिवॉल्वर थाम कर अचानक दोनों के सामने आ गई। दोनों वहशी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मारिया ने उनकी तरफ हाथ लहराया, मगर उनमें से कोई भी मारिया को नहीं देख रहा था। मारिया ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने पिस्तौल जेब में रख ली और वहशियों के पीछे पीछे चल दी। यूं ही वो मालूम करना चाहती थी कि ये लोग कहाँ रहते हैं और असल में ये लोग कौन हैं। दोनों वहशी एक खुली जगह जाकर घूम गए। यहाँ मारिया ने देखा कि दरख्तों के नीचे जगह जगह कितनी झोंपड़ियाँ बनी हैं और वहशी लोग चल फिर रहे हैं। सब ने तीर कमान कंधों पर डाल रखे हैं। कहीं कहीं वहशी लोग, औरतें भी दिखाई दे रही हैं जो झोंपड़ियों के आगे काम काज कर रही थी। उन लोगों में मारिया को कोई आदमखोरों वाली बात नजर न आई। साफ मालूम हो रहा था कि ये उस कबीले के सरदार की झोंपड़ी है, बल्कि महल है। मारिया का जी चाहा कि वो अंदर जाके उस झोंपड़ी को देखे। बाहर दो वहशी पहरा दे रहे थे, मगर मारिया के लिए उनके बीच में से होकर गुजर जाना कोई मुश्किल बात न थी। झोंपड़ी अंदर से एक छोटे से महल की तरह खूबसूरत और सजी हुई थी। फर्श पर शेर की खालें बिछी थीं। एक तख्त था जिस पर हिरन और शेर की खालें सजी हुई थी। उस पर हाथी दांत की एक कुर्सी रखी थी जिस पर लंबे बालों और लंबे कानों वाला स्याह फाम कबीले का सरदार बैठा था। उसके एक हाथ में मोर के पंखों का गुच्छा था, दूसरे हाथ में एक छुरा था जिसके दस्ते पर नीलम और जमुर्द जड़े हुए थे। सामने फर्श पर हाथ बांधे एक सफ़ेद दाढ़ी वाला वहशी बूढ़ा खड़ा था। ये शायद कबीले का पुजारी था। वो दोनों आपस में कबीले की जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे जिसे मारिया बड़ी आसानी से समझ रही थी। सरदार कह रहा था, मेरा फैसला अटल है, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। पुजारी, सरदार आप मालिक हैं, बादशाह जो चाहे कर सकते हैं, मगर मैं इस कबीले की आतिश फिशां अग्नि देवता का पुजारी हूँ। मैं आपको इस राह पर नहीं जाने दूंगा जो तबाही की तरफ जाती है। सरदार मोरचल हिलाकर, मैं तबाही की राह पर कैसे जा रहा हूँ? पुजारी ने कहा, वो सफ़ेद लड़की जिससे आप शादी करने का फैसला कर चुके हैं अग्नि देवता की कुर्बानी के लिए रखी गई है। सफ़ेद लड़की के जिक्र पर मारिया के कान खड़े हो गए। सरदार, मैंने उसे पहले ही अपने लिए चुन लिया था, अग्नि देवता को मालूम है। पुजारी बोला, सरदार आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा सदियों से रिवाज चल रहा है कि हर साल पहले महीने के 15 दिनों में जो अजनबी इस जजीरे पर आता है वो अग्नि देवता की अमानत होती है। ये सफ़ेद लड़की इसी साल के शुरू महीने के पहले हफ्ते में जजीरे पर एक टूटी हुई कश्ती के पास बेहोश पाई गई थी। इसलिए दस्तूर के मुताबिक ये अग्नि देवता की में अमानत है और उसे अग्नि देवता की भेंट चढ़ाया जाएगा। नहीं तो मुझे डर है कि इस जजीरे पर अग्नि देवता का गजब नाजिल होगा। सरदार ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। यह सफ़ेद लड़की पिछले साल के आखिरी हफ्ते में जजीरे पर पाई गई थी। उस एतबार से मुझे उसके साथ शादी रचाने का हक हासिल है। पुजारी सर झुकाकर बोला, अगर आपकी यही जिद है तो मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? सरदार ने गुस्से में कहा, यह मेरी जिद नहीं, मेरा हक है। पुजारी बोला, जो हुक्म सरदार, आपका फैसला दुरुस्त है। सरदार खंजर वाला हाथ हिलाकर बोला,
شادی کی تیاری کیجیے, परसों चांद रात को हम सफ़ेद लड़की से शादी करेंगे. पुजारी सर झुकाकर कहने लगा, बहुत बेहतर. पुजारी बाहर निकल गया. सरदार भी कुर्सी से उठकर पर्दा उठाकर झोंपड़ी की दूसरी तरफ चला गया. मारिया भी उसके साथ ही साथ वाली झोंपड़ी में आ गई. मालूम करना चाहती थी वो कि सफ़ेद लड़की किस जगह पर कैद है. उस झोंपड़ी में एक औरत बैठी बांस के चौखटे में कपड़ा लगाए उस पर कुछ काट रही थी. सरदार को देखकर बोली, आखिर तुमने सफ़ेद लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया. सरदार ने कहा, मैं इस जजीरे का बादशाह हूँ, जो चाहे फैसला कर सकता हूँ. औरत बोली, अग्नि देवता तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम उसकी इमारत में खयानत कर रहे हो. सरदार बोला, मैं ऐसा नहीं कर रहा. औरत ने कहा, अगर अग्नि देवता गज़ब में आ जाएगा, आतिश फिशां फट जाएगा, जजीरे पर क़यामत आ जाएगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. सरदार बोला, बक बक न करो, और सरदार बाहर निकल गया. औरत खामोश बैठी कड़ाई करती रही. मारिया उसके करीब भी मोंढे पर बैठी सारी बातें बड़े गौर से सुन रही थी. साफ मालूम हो रहा था कि ये औरत सरदार की बीवी है और उसे गवारा नहीं कि सरदार किसी दूसरी औरत से शादी करे. अब सवाल यह था कि वो सफ़ेद लड़की कौन है, उस जजीरे में किस तरह आ गई और अब किस जगह कैद है. मारिया ये बातें सोच ही रही थी कि उस औरत ने करीब ही लुढ़कती हुई की रस्सी खींची. बाहर एक घंटी बजी. एक स्याह फाम कनीज अंदर आ गई. क्या हुक्म है मलका साहिबा? औरत बोली, शाही जादूगर को बुलाओ. कनीज ने कहा, बेहतर मलका साहिबा. कनीज बाहर चली गई. थोड़ी देर बाद एक काला बजंग स्याह सूखा सा जर्द आंखों वाला आदमी अंदर आ गया. उसके एक हाथ में खोपड़ी थी और गले में शायद इंसानी हड्डियों की माला थी. आते ही झुककर बोला, क्या हुक्म है मलका? फिर अचानक फिजा में कुछ सूंघ कर बोला, इस फिजा से मुझे एक और औरत की बू आ रही है. मलका ने चौंक कर जादूगर की तरफ देखा. तुम क्या कह रहे हो? यहाँ मेरे सिवा तो कोई दूसरी औरत नहीं है. जादूगर ने चौड़े बदसूरत नथने सुकेड़ कर कहा, मुझे एक औरत की बू बराबर आ रही है. फिर उसने खोपड़ी वाला हाथ आगे फैलाकर झोंपड़ी में चक्कर लगाना शुरू कर दिया. मारिया कुछ परेशान हो गई. वो झोंपड़ी के कोने में जाकर खड़ी हो गई. उसे डर था कि कहीं ये बदशक्ल जादूगर अपने जादू के जोर से उसे सचमुच देख ही न ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जादूगर में अभी इतनी ताकत ना थी कि वो गायब मारिया को देख सकता. खोपड़ी की मदद से उसने झोंपड़ी की हर चीज़ को टटोला, मगर मारिया को ना पाकर मलका की तरफ मुखातिब होकर बोला, मैं उस अजनबी औरत को देख नहीं सका, मगर मुझे उसकी बू अभी तक आ रही है. यह तुम्हारा वहम है, मलका ने कहा. फिर मलका ने आहिस्ता से झुककर कहा, मैंने तुम्हें इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है. तुम मेरे राज़दार हो, तुम हमेशा मेरे काम आए हो. जादूगर अदब से सर झुकाकर बोला, मैंने आपका नमक खाया है. मलिका, मैं आपकी हर खिदमत बचा लाने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म कीजिए. मलिका कहने लगी, तुम तो जानते हो कि बादशाह सफ़ेद लड़की से शादी करना चाहता है. जादूगर बोला, मैं जानता हूँ. मलिका कहने लगी, बल्कि बादशाह फैसला कर चुका है, परसों शादी भी. जादूगर कहने लगा, आप क्या चाहती हैं? मलिका बोली, सफ़ेद लड़की अग्नि देवता की अमानत है. मैं नहीं चाहती कि बादशाह पर कोई अजाब नाजिल हो या इस जजीरे पर क़यामत टूट पड़े, इसलिए क्या तुम ऐसा जादू नहीं कर सकते कि बादशाह की नीयत बदल जाए? जादूगर कहने लगा, कोशिश करके देखूंगा. वैसे बादशाह के दिमाग पर असर डालना बड़ी मुश्किल बात है. मलिका बोली, बहरहाल तुम कोशिश करो, और हाँ, ये बात सिवाय तुम्हारे और किसी को मालूम ना हो. जादूगर कहने लगा, हरगिज़ नहीं मलिका, आपका राज मेरे सीने में अमानत बनकर रहेगा. मलिका कहने लगी, अब तुम जा सकते हो. जादूगर सर झुकाकर जाने लगा तो नाक सुकेड़ कर बोला, किसी गैबी औरत की बू अभी तक आ रही है. मारिया को उस कमीने काले भजंग जादूगर पर बड़ा गुस्सा आया. कमबख्त उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था. जब वो झोंपड़ी से बाहर निकला तो मारिया भी उसके पीछे आ गई. बाहर जाते ही मारिया ने ज़मीन पर से एक बांस का टुकड़ा उठाया और जादूगर के सर पर दे मारा. बांस खोखला था, चोट ज़्यादा नहीं लगी, मगर जादूगर ने गुस्से से फुनकारते हुए पीछे देखा. कौन है? किसने मारा है बांस? वहाँ कोई भी नहीं था. मारिया हंस पड़ी. जादूगर का रंग और काला हो गया. तुम कौन हो? मारिया ने कोई जवाब न दिया और चुपके से जंगल की तरफ रवाना हो गई. उड़न तश्ती में जाकर उसने अंबर और नाग को सारी कहानी सुना डाली. सफ़ेद लड़की के बारे में अंबर और नाग ने ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार न किया. बहरहाल मारिया ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो सफ़ेद लड़की का सुराग लगाकर रहेगी और उसे अग्नि देवता से ज़रूर बचाएगी. आधी रात को अचानक जजीरे की ज़मीन हिलने लगी. भौचाल आ गया था. फिर आतिश फिशां पहाड़ में एक धमाका हुआ और सुर्ख लावा उछलकर बाहर गिर पड़ा. जजीरे के सारे वैशी खौफ से कांपने लगे. वो सजदे में गिर पड़े और अग्नि देवता की तारीफ में भजन गाने लगे. अंबर और नाग और मारिया भी जाग पड़े. भौचाल के झटके बंद हो गए थे. अंबर और नाग फिर सो गए. मारिया जागती रही और सफ़ेद लड़की के बारे में सोचती रही. उसे मालूम था कि अब उसे अग्नि देवता पर ज़रूर कुर्बान कर दिया जाएगा, क्योंकि पुजारी ऐलान कर देगा कि देवता की अमानत में खयानत की वजह से अग्नि देवता का गज़ब जजीरे पर नाजिल होने वाला है. उसी वक्त बादशाह और पुजारी झोंपड़ी महल से बाहर आकर सजदे में गिर पड़े थे. जल्जले के झटके रुक गए थे, मगर आतिश फिशां पहाड़ की जानिब से हल्की हल्की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ किसी वक्त सुनाई दे जाती थी. पुजारी ने ऐलान किया, अग्नि देवता गुस्से में है, उसकी कुर्बानी दी जाए. बादशाह ने उसी वक्त हाथ बांध के कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ अग्नि देवता. अग्नि देवता, तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास हाजिर कर दी जाएगी. ढोल की थाप पर पुजारी ने ऐलान किया, कल शाम को चांद निकलते ही सफ़ेद लड़की अग्नि देवता पर कुर्बान कर दी जाएगी. उसे आतिश फिशां पहाड़ की चोटी से खोलते लावे में गिरा दिया जाएगा.
मारिया को सुबह इसकी खबर मिली कि सफ़ेद लड़की को शाम के वक्त आतिफिशां पहाड़ में गिराया जा रहा है। अब वो बड़ी बेताबी से सफ़ेद लड़की की तलाश में थी। क्योंकि वक्त बहुत कम था, उस रोज़ आसमान पर आतिशफिशां पहाड़ के दहाने से निकलने वाले स्याह धुएं से आसमान पर अंधेरा छा गया था और सूरज छुप गया था। जजीरे पर गहरी धुंध सी छाई हुई थी। उड़न तश्तरी की कंप्यूटर मशीन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। अंबर और नाग उसकी मरम्मत कर रहे थे। मारिया सैर के लिए कहकर वहां से निकल आई और सीधी वैश्यों की बस्ती में आ गई। यहाँ कुर्बानी की तैयारियां हो रही थी। वैशी औरतें भजन गाती, फूलों के हार तैयार कर रही थी। एक तख्ता बनाया जा रहा था जिस पर बिठाकर सफ़ेद लड़की को आतिफिशां पहाड़ के किनारे तक ले जाना था। वो जल्द से जल्द सफ़ेद लड़की को तलाश करके उसे बचाना चाहती थी। उसने देखा कि दो औरतें फूलों के हार टोकरी में डालकर एक तरफ जा रही थी। मारिया को ख्याल आया कि शायद ये औरतें सफ़ेद लड़की के पास जा रही हैं। वो उनके पीछे चल पड़ी। दोनों औरतें जंगल में एक जगह पहुंचकर रुक गईं। सामने पहाड़ के दामन में एक झोंपड़ी बनी थी। बाहर दो हट्टे कट्टे वैशी नेज़े और तीर कमान लिए पहरा दे रहे थे। मारिया समझ गई कि इस जगह सफ़ेद लड़की कैद है। दोनों औरतें झोंपड़ी में चली गईं। मारिया भी उनके साथ ही अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि एक सफ़ेद नाजुक सी लड़की जिसके सर के बाल सुर्ख हैं, जंजीर के साथ बंधी हुई है और एक बोरिये पर सर झुकाए बैठी है। औरतों को देखकर उसने चेहरा ऊपर उठा लिया। उसका चेहरा उदास था, बेहद उतरा हुआ था। आंखों से आंसू टपक टपक कर गालों पर खुश्क निशान पड़ गए। औरतों ने भजन गाने शुरू कर दिए। फिर सफ़ेद लड़की को फूलों के हार पहनाए और अपनी जुबान में कहा, अग्नि देवता कुर्बानी मुबारक हो, और बाहर निकल गईं। वैशी पहरेदारों ने बांस का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मारिया और सफ़ेद लड़की झोंपड़ी में अकेली रह गई। औरतें सफ़ेद लड़की के पास एक टोकरी में कुछ फूल रख गई थी जिसकी तरफ लड़की ने आंख उठाकर भी न देखा। मारिया गौर से लड़की को देख रही थी। वो यूरोप के किसी मुल्क की लग रही थी। उसका लिबास अगरचे पुराना और मैला हो गया था, मगर मालूम हो रहा था कि वो किसी अच्छे घराने की लड़की है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उस लड़की को आतिशफिशां पहाड़ में फेंकने की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो रही थीं। बाहर मैदान में एक मंडप तैयार किया जा रहा था जिसमें फूलों से सजा हुआ तख्त रखा था। उस तख्त पर सफ़ेद लड़की को बिठाकर आतिशफिशां पहाड़ के किनारे पर ले जाना था और फिर उसे तख्ते समेत खोलते हुए लावे के कुएं में फेंक देना था। उसके ख्याल ही से मारिया का दिल लरस गया। वो जल्दी से जल्दी उस लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहती थी। पहाड़ से धुआं बराबर उठ रहा था। किसी वक्त गर्ज सुनाई दे जाती और वैसी ऊंची ऊंची आवाज़ में भजन गाने लगते। जजीरे पर धुआं फैल गया था जिसकी वजह से दिन की रोशनी कम हो गई थी। मारिया ने सोचा कि सबसे पहले बाहर पहरा देने वालों से निपटाना चाहिए ताकि फरार का रास्ता साफ हो जाए। बस मारिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था और कुंडी लगी थी। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ पर बाहर पहरा देने वाले वैशी और सफ़ेद लड़की ने चौंक कर देखा। सफ़ेद लड़की को मारिया नजर न आई। पहरेदार समझे कि शायद सफ़ेद लड़की कोई चीज़ मांग रही है। अग्नि देवता की भेंट होने की वजह से उन्हें हुक्म था कि सफ़ेद लड़की जो खाने को मांगे उसे दे दिया जाए। एक पहरेदार ने कुंडी खोलकर अंदर झांका। क्या बात है? ये अल्फाज उसने अपनी जंगली जुबान में कहे थे जिन्हें सफ़ेद लड़की बिल्कुल ना समझी। वो पहरेदार को फटी फटी नज़रों से तक रही थी। उसे अपना अलमनाक अंजाम साफ नजर आ रहा था। पहरेदार ने देखा कि लड़की कुछ नहीं कह रही। उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दौरान में मारिया झोंपड़ी से बाहर निकल चुकी थी। बाहर जाते ही मारिया ने एक पहरेदार के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, मैं अग्नि देवता की बीवी हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। किसी गैबी औरत की आवाज़ सुनकर पहरेदार खौफ से सफ़ेद पड़ गया। दूसरे वैशी ने भी ये आवाज़ सुन ली थी। वो भी थर थर कांपने लगा। मारिया ने तीर निशाने पर लगता देखकर फिर उसी आवाज़ में और उन लोगों की जंगली जुबान में कहा, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दोनों पहरेदार सर पर पाँव रखकर भाग गए। अब सफ़ेद लड़की को वहां से निकालना था। मारिया कुछ सोचकर झोंपड़े की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला। सफ़ेद लड़की समझ गई कि उसकी मौत का वक्त आ गया है। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया, मगर अंदर कोई भी ना आया। सफ़ेद लड़की डरी कि ये क्या बात है, दरवाज़ा खोलकर अंदर कौन आया है। फिर उसने सोचा शायद हवा ने दरवाज़ा खोल दिया होगा, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से कुंडी चढ़ाकर बंद किया गया था और हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये क्या राज है। अब मारिया उसके करीब आकर खड़ी हो गई। वक्त बहुत नाजुक था। उसे जो कुछ भी करना था अभी कर लेना चाहिए था। मारिया ने खास किस्म की रोब वाली आवाज़ बनाकर कहा, सुनो है लड़की, मैं अग्नि देवता की बीवी हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हारा वक्त आ गया, मैं तुम्हें कुर्बानी के लिए लेने आई हूँ। सफ़ेद लड़की खौफ से कांपने लगी। उसे यकीन हो गया था कि ये आवाज़ अग्नि देवता की बीवी की हो सकती है, क्योंकि वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। वक्त गुजरता जा रहा था। मारिया ने डांट कर कहा, उठती क्यों नहीं, जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी जगह हलाक कर दूंगी। सफ़ेद लड़की जैसे अपने आप उठकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे पीछे चली आओ। मारिया सफ़ेद लड़की को लेकर झोंपड़ी से बाहर आ गई। उसने झोंपड़ी के पीछे की तरफ जंगल वाले इलाके में चलना शुरू कर दिया। सफ़ेद लड़की रुक गई। शायद वो सोच रही थी कि अग्नि देवता की बीवी उसके साथ नहीं है। मारिया ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, खबरदार, अगर इधर उधर भागने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी चलो, आगे आगे चलो। सफ़ेद लड़की का खून खुश्क हो रहा था। अग्नि देवता की बीवी उसके सर पर खड़ी थी और वो कांपते हुए आगे आगे चल दी। मारिया ने देखा कि लड़कों के टखनों पर उस जंजीर का निशान पड़ गया था जिसके साथ उसे झोंपड़ी में बांध कर रखा गया था और जिसे मारिया ने खोल दिया था। इतने में जंगलियों की झोंपड़ियों की तरफ शोर उठा। पहरेदारों ने जाकर बता दिया कि अग्नि देवता की बीवी ने उन्हें भगा दिया है।
बादशाह और दूसरे लोग भागकर झोंपड़ी में आए तो देखा सफेद लड़की गायब है। एक शोर मच गया। बादशाह ने हाथ उठाकर चीख मारकर कहा, वो भाग नहीं सकती, उसे पकड़ कर लाओ। जंगली नेज़े लेकर ललकारते हुए जंगल की तरफ लपके। मारिया ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो सफेद लड़की को घसीट कर एक जगह झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। फिर उसके कान में कहा, खामोश बैठी रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सफेद लड़की कुछ न समझ सकी कि जब उसे कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है तो फिर अग्नि देवता की बीवी उसे जंगली लोगों से क्यों बचा रही है, ये क्या राज है। वो कुछ न समझ सकी। जंगली उसके आगे से भागकर निकल गए। मारिया ने कहा, बाएं तरफ नदी है, उधर भागो। सफेद लड़की नदी की तरफ भागी। फिर वो एक जगह झाड़ियों के पीछे जाकर खड़ी होगी। मारिया भी उसके साथ थी। उसने सफेद लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठ जाओ, वो लोग शायद इधर आ रहे हैं। सफेद लड़की छुप कर बैठ गई। नदी में एक कश्ती आ रही थी जिसमें जंगली सवार थे और नेज़े हिला हिलाकर अग्नि देवता के नारे लगा रहे थे। कश्ती उनके करीब ही किनारे पर लगी। जंगली छलांगे लगाकर उतरे और जंगल में घुस गए। सबसे आखिर में एक जंगली ने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी तो रुक गया। पलटकर झाड़ियों को तकने लगा। मारिया चौकस हो गई। उसने सफेद लड़की का कंधा दबाया, जैसे कह रही हो अब हिलना नहीं। जंगली नेज़ा ताने झाड़ी के करीब आकर रुक गया। मारिया पीछे से होकर जंगली के अगम में आ चुकी थी। वो ये खतरा मोल लेने को तैयार न थी कि जंगली सफेद लड़की को देखकर चीख मारकर अपने साथियों को भी खबरदार कर दे और वो लोग सफेद लड़की पर टूट पड़े। जंगली झुककर नेज़े से झाड़ियों को पीछे हटाने लगा। अचानक उसकी नज़र सफेद लड़की पर पड़ी जो झाड़ियों में खरगोश की तरह सहमी बैठी थी। जंगली चीख मारने ही लगा था कि मारिया ने उसके सर पर जोर से एक पत्थर मार दिया। चोट शदीद थी। जंगली चकराकर गिरा और बेहोश हो गया। मारिया ने उसका नेज़ा उठाया और सफेद लड़की से कहा, जल्दी से इस कश्ती में सवार हो जाओ। मारिया भी कश्ती में बैठ गई और उसे जोर जोर से खींचती हुई जंगल में दाएं जाने मुड़ गई। सफेद लड़की अब हैरान थी कि अग्नि देवता की बीवी उसे जंगलियों से कहीं बचा कर कहाँ ले जा रही है। कश्ती जंगल में आगे निकल गई। नदी अब घने दरख्तों में से होकर गुजर रही थी। एक जगह किनारे पर पत्थर की सीढ़ियां बनी थी। मारिया ने कश्ती सीढ़ियों के साथ लगा दी। उतर चलो, मारिया ने सफेद लड़की से कहा। मारिया उसे लेकर जंगल में से गुजर रही थी कि एक तीर शाएं करके उनके करीब से निकलकर दरख्त में घुस गया। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मारिया चिल्लाई। सफेद लड़की बैठ गई। मारिया उसे वहीं छोड़कर जिधर से तीर आया था उस तरफ भागी। जरा फासले पर एक दरख्त के पीछे वो जंगली खड़े थे। वो सफेद लड़की को देख चुके थे। नेज़े लेकर उसकी तरफ भागे। मारिया उनके रास्ते में खड़ी थी। इससे पहले कि जंगली सफेद लड़की तक पहुंचे, मारिया ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया। फिर वो सफेद लड़की को लेकर एक तरफ वो भागी। सामने दरख्तों का झुंड था। यही वो जगह थी जहां उड़न तश्तरी खड़ी थी। सफेद लड़की ने दरख्तों में जाकर जो अचानक एक अजीब सी गोल गोल इमारत को देखा तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं बहन, अब तुम उन जंगलियों से बच गई हो। सफेद लड़की के दिल में इत्मीनान की एक लहर पहली बार दौड़ गई, लेकिन उसकी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही थी कि ये गायब औरत कौन है। क्या ये कोई भूत है? सफेद लड़की ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर पहली बार पूछा, तुम कौन हो, ये क्या है? मारिया ने कहा, मेरे साथ आओ, आगे बढ़ो, अंदर जाकर सब कुछ बता दूंगी। बहरहाल अब तुम्हें फिक्र नहीं करना चाहिए। सफेद लड़की डरते डरते उड़न तश्तरी की तरफ बढ़ी। मारिया ने बटन दबाकर उसका दरवाजा खोल दिया। सफेद लड़की अंदर जाते हुए घबरा रही थी कि खुदा जाने ये भूत घर अंदर से कैसा हो और इसके साथ वहां जाकर कैसा सलूक हो। मारिया ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बहन आ जाओ, घबराओ नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं सकती, आओ मेरे साथ अंदर आ जाओ। सफेद लड़की उड़न तश्तरी में दाखिल हो गई। अंदर जाकर वो और ज्यादा हैरान हो गई। अंदर उसे हैरान करने के लिए बहुत कुछ मौजूद था। मशीनें, डायल, जलती बुझती सुर्ख सब्ज रोशनियां, कंप्यूटर और किस्म किस्म के स्विच और पैनल पर लगे हुए बटन, अजीब सी गोल गोल कुर्सियां, गोल छत जो चांदी की तरह चमक रही थी। सफेद लड़की आंखें फाड़े हैरत से तक रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो मरने के बाद आसमान की किसी बस्ती में आ गई है। मारिया ने सफेद लड़की का अंबर और नाक से तारुफ करवाया। नाग और अंबर ने सफेद लड़की से हाथ मिलाया और बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराकर देखा। फिर मारिया से पूछा, मारिया आखिर तुम इस लड़की को जंगली लोगों से बचा लाई, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। मारिया बोली, मैं भला एक भोली भाली लड़की को इन दरिंदों के रहमो करम पर कैसे छोड़कर आ सकती थी? वो लोग तो इस बेचारी को आज शाम आतिश फिशां पहाड़ में झोंकने वाले थे। सफेद लड़की ने डरते डरते पूछा, आप लोग कौन हैं? सफेद लड़की अंबर और नाग के लिबास को भी हैरत से तक रही थी। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने मारिया के गायब होने को बर्दाश्त कर लिया है तो हमारी तरफ से हैरत करने की कोई वजह नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह के इंसान हैं, तुम देख ही रही हो। सफेद लड़की अपनी जान बच जाने की वजह से खुश थी और कुछ मुतमईन हो गई। उसने कहा, आप लोग आसमानों से आए हैं क्या? अंबर बोला, इन बातों को ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। मारिया हमारी बहन है, इस तरह तुम भी हमारी बहन हो। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस आदमखोरों के जजीरे में कैसे आ गई? सफेद लड़की ने कहा, पहले मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। उसी वक्त उसे साथ वाले कमरे में ले जाया गया। उसे बेहतरीन हिरन का गोश्त और रोटी खिलाई गई, पानी पिलाया गया। मारिया ने उसे गर्म पानी से नहलाकर नए कपड़े पहनाए, उसके बालों में कंघी की और गरम गरम कहवा पिलाया। ताज़ा दम होकर सफ़ेद लड़की की जान में जान आ गई। उसका चेहरा निखर आया था। अब उसने अंबर, नाग और मारिया को अपनी कहानी सुनाई। मैं रोम के एक सौदागर की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम मारियाना है। मेरा बाप बड़ा अमीर आदमी है, उसकी लाखों की जायदाद है, लेकिन मेरा चाचा उसका दुश्मन हो गया
उसने साजिश करके मुझे और मेरे बाप को सौदागरी के बहाने एक जहाज़ में सवार कराया और 6 रोज़ के समुद्री सफ़र के बाद एक जजीरे पर छोड़कर फरार हो गया। यहाँ से 2 दिन के फासले पर एक जजीरा है जहाँ मेरे बाप अकेले रह गए। उस जजीरे पर हमें एक ही दिन गुजारा था कि उस जजीरे के वैशी मुझे एक रात उठाकर यहाँ ले आए और अग्नि देवता पर कुर्बान करने वाले थे कि आपने मुझे बचा लिया। मारिया ने पूछा, तुम्हारा बाप अभी तक उसी जजीरे में है? मारियाना ने कहा, ज़रूर वो वहीं होगा और मेरे लिए परेशान होगा, खुदा जाने उस पर क्या गुजरी होगी। अंबर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जजीरा यहाँ से 2 रोज़ के फासले पर है? हाँ, मारियाना ने कहा। ये वैशी जब मुझे वहाँ से उठाकर लाए तो कश्ती समंदर में 2 रोज़ तक सफ़र करती रही थी। नाग ने कहा, मारियाना बहन फिक्र ना करो, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाएंगे। मारियाना ने रोकर कहा, मुझे जल्दी मेरे माँ बाप के पास ले चलो, खुदा जाने इस जजीरे में आदमखोर ने उसे पकड़ लिया हो। अंबर बोला, घबराओ नहीं मारियाना, हम कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे, अब तुम आराम करो। उधर जब सफ़ेद लड़की कहीं ना मिली तो जंगलियों के बादशाह ने गजबनाक होकर उन दोनों पहरेदारों को मरवा दिया जो झोंपड़ी को छोड़कर भाग आए थे। सारे जजीरे में सफ़ेद लड़की की तलाश शुरू हो गई। शाम हो रही थी, अंधेरा फैल रहा था। आतिशफशां पहाड़ से अब धमाके कम हो गए थे। बादशाह परेशान था कि देवता उस पर नाराज़ होकर किसी वक्त भी अजाब नाजिल कर देंगे। जंगल में मारियाना को तलाश करते करते वैशियों को एक टोली उड़न तश्तरी के पास में निकल आई। उन्होंने जो उड़न तश्तरी में से रोशनी निकलती देखी तो खड़े के खड़े रह गए। कुछ पीछे को भागे। बादशाह और शाही जादूगर और जंगलियों को खबर हो गई। वो भागते हुए वहां आ गए और उड़न तश्तरी के सामने खड़े होकर उसे हैरत से तकने लगे। बादशाह ने शाही जादूगर से कहा, यह क्या चीज़ है, बताओ। जादूगर ने गौर से उड़न तश्तरी को देखा और बोला, बादशाह सलामत, ये तो कोई भूत है, इस पर हमला कर दिया जाए। बादशाह ने हमले का हुक्म दे दिया। उसी वक्त उड़न तश्तरी पर तीरों और नेज़ों की बारिश शुरू हो गई। नाग, अंबर, मारिया और मारियाना ने शोर सुना तो खिड़कियों से देखा कि बाहर शोलों की रोशनी में वैशी खड़े थे और बादशाह भी साथ था। उड़न तश्तरी पर तीर बरसाए जा रहे थे। मारियाना घबरा गई, अब क्या होगा, ये लोग तो यहाँ भी पहुँच गए हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इनकी मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। नाग ने बटन दबा दिया। उड़न तश्तरी में से रोशनी की एक तेज शुआ निकलकर जंगली लोगों पर पड़ी। उसके गिरते ही धमाका हुआ और कुछ जंगली जलकर भस्म हो गए, दूसरे पीछे हटे। बादशाह ने गरज कर कहा, शाही जादूगर, अपना जादू करो और उस भूत को मौत की नींद सुला दो। शाही जादूगर ने आगे बढ़कर एक कंकर पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और उसे उड़न तश्तरी पर फेंक दिया। उड़न तश्तरी को कुछ भी ना हुआ। अंबर ने दूसरा बटन दबा दिया। एक और शुआ निकली और जादूगर पर बिजली बनकर गिरी, वो भी भस्म हो गया। अब दूसरे जंगली बादशाह का हुक्म पाकर आगे बढ़े। उड़न तश्तरी में से एक ही वक्त में 6-7 तेज शुआएं निकली और आधे से ज्यादा जंगली जलकर खाक से हो गए। दूसरे हमले में और जंगली जल मरे। अब बादशाह वहां से उठ दौड़ा। मैदान साफ हो गया। मारियाना की जान में जान आई। आधी रात को एक बार फिर जंगली लोगों ने उड़न तश्तरी पर हमला किया। सिर्फ नाग जाग रहा था। एक जंगली उड़न तश्तरी के दरवाजे तक आ गया। उसने जोर से नेजा उड़न तश्तरी पर मारा। नाग ने उस पर शवा फेंकी, वो भग से उड़ गया, बाकी भाग गए। दिन निकला तो अंबर ने उड़न तश्तरी को उड़ने के लिए तैयार कर दिया। फिर उसके नीचे से तेज रोशनी निकली और तश्तरी हवा में ऊपर को उठने लगी। वो दरख्तों के ऊपर आ गई और फिर उसने आगे बढ़कर दरख्तों के ऊपर एक चक्कर लगाया और वैशियों के झोंपड़ों के ऊपर आ गई। वैशी झोंपड़ों से निकल आए बाहर और वो डर गए थे। उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए और सजदों में गिर गए। अंबर मुस्कुराया, आखिर जंगली लोग हैं मगर बहादुर बहुत है। नाग ने कहा, मारियाना, हम समंदर की तरफ जा रहे हैं, अब तुम हमें रास्ता दिखाना कि जजीरा किस तरफ है। मारियाना ने कहा, यहाँ से मशरिक की तरफ चलो, आगे जाकर जरा जनूब की तरफ घूम जाएंगे, वहां से 2 रोज के सफर के बाद जजीरा आ जाएगा। अंबर हंसा, 2 रोज तो कश्ती में लगे थे और अरे पगली, हम तो थोड़ी देर में जजीरे पर पहुंच जाएंगे। मारियाना ने हैरानी से आंखें झपकाकर कहा, क्या ये उड़न खटोला इतना तेज उड़ता है? तुम खुद देख लेना। मारिया ने हंसकर कहा। उड़न तश्तरी की खिड़की के शीशे में से मारियाना ने नीचे जमीन और समंदर देखा तो उसे चक्कर सा आ गया। उसने जिंदगी में कभी जमीन और सूरज को बुलंदी से नहीं देखा था। वो कभी हवा में नहीं उड़ी थी। उसका सर चकराने लगा। अंबर ने उसे काउच पर लेटा दिया। तुम आराम करो मारियाना, जजीरा आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। उड़न तश्तरी समंदर के ऊपर उड़ी जा रही थी। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। थोड़ी देर के बाद अंबर ने दूर एक जजीरे के साहिल को देखा। उसने उड़न तश्तरी को नीचे कर दिया। वो जजीरे पर खामोशी से उतरना चाहता था ताकि अगर मारियाना का बाप आदमखोरों की कैद में भी हो तो आदमखोरों को उनके आने की खबर न लगे। मारियाना ने खिड़की में से देखकर कहा, यही वो जजीरा है। उड़न तश्तरी बड़ी खामोशी से जजीरे के जनूबी साहिली लेद पर उतार दी गई। यहाँ से आगे इस कदर घना जंगल था कि वहाँ उड़न तश्तरी के उतारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रेत पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी। उस चट्टान की ओट में उड़न तश्तरी खड़ी थी। अंबर ने नाग से कहा, तुम बाहर जाकर पता करो इस जजीरे पर मारियाना का बाप किस जगह पर है। बहुत बेहतर। नाग उड़न तश्तरी से बाहर निकल गया। जंगल में जाकर उसने स्याह अकाब का रूप बदला और दरख्तों के ऊपर जजीरे पर उड़ना शुरू कर दिया। जजीरा काफी लंबा चौड़ा था मगर बिल्कुल बेआबाद लग रहा था। नाग उड़ते उड़ते जजीरे के शुमाल की जानिब आया तो उसे कुछ झोंपड़े नजर आए। एक जगह आग जल रही थी। कुछ नंग धड़ंग वैशी आग के गिर्द बैठे थे। नाग वहां उतर पड़ा और एक दरख्त की शाख पर बैठकर वैशियों को तकने लगा। एक वैशी की नजर भी दरख्त पर पड़ गई। उसने तीर कमान उठाकर कहा, अकाब, और फिर उसकी कमान से एक तीर सन की आवाज के साथ निकला
और नाग की किस्मत अच्छी थी कि निशाना चूक गया। तीर उसके गर्दन के करीब से होकर निकल गया। नाग फड़फड़ाकर उड़ गया और दूसरे दरख्तों में जाकर बैठ गया और नीचे तकने लगा। वैश्यों ने उसे यहाँ भी देख लिया और उस पर तीरों की बारिश कर दी। नाग को उन वैश्यों पर बड़ा गुस्सा आया कि कमबख्त उसकी जान के दुश्मन हो गए हैं। बहरहाल अपनी जान बचाना भी उसका पहला फर्ज था। बस वो दरख्त से उड़ गया। उसने जजीरे का एक चक्कर लगाया। वो बहुत नीची उड़ान कर रहा था। जजीरा काफ़ी बेआबाद था, सिवाय इन वैश्यों के जो आग जलाकर बैठे थे। नाग को और कोई इंसान वहां नजर न आया। अचानक नाग की नज़र एक चट्टान पर पड़ी। उस चट्टान के ऊपर एक बकरे का काला सर बांस पर टंगा था। नाग उस चट्टान पर उतर आया था। क्या देखता है कि सामने दरख्तों के झुंड में से कुछ वैशी लोग तलवारें लिए चट्टान की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। नाग अकाब की शक्ल में चट्टान के ऊपर बैठा यह सारा तमाशा देख रहा था। वैशी चट्टान के करीब आकर रुक गए। एक वैशी ने आगे बढ़कर चट्टान में किसी जगह कोई पत्थर हटाया। वहां एक छोटा सा गार निकल आया। सारे वैशी गार के अंदर दाखिल हो गए। नाग को शक हुआ कि हो ना हो सफ़ेद लड़की का बाप इसी गार में कैद है। अब वो अंदर किस तरह से जाए? अगर सांप बनकर गया तो खतरा है कि वैशी उसे तलवारें मार मार कर टुकड़े कर देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर खड़ा इंतजार करता रहे और अंदर वैशी लड़की के बाप को टुकड़े टुकड़े कर दें और फिर उसे कड़ाव में डालकर उबाल कर चट कर जाएं। नाग अभी सोच ही रहा था कि क्या करे और क्या ना करे कि गार में से वैशी लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। सबसे आगे आगे एक वैशी था। उस वैशी के हाथों में एक बालों का गुच्छा था। जरूर ये लोग लड़की के बाप के बालों को काट कर ले आए थे। नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो लड़की के बाप का सर काट कर नहीं ले आए। जब ये लोग जंगल में दरख्तों के पीछे गुम हो गए तो नाग चट्टान के ऊपर से नीचे उतर आया। उसने सोचा कि इंसान की शक्ल में अंदर जाना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है अंदर कोई वैशी पहरा दे रहा हो। इसलिए नाग ने यही मुनासिब ख्याल किया कि वो सांप की शक्ल में अंदर जाकर पहले हालात का जायजा ले। बस वो उसी वक्त सांप बन गया और गार के मुंह पर रखे हुए पत्थर के पीछे एक सुराख से गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर अंधेरा था, रास्ता तंग था, बस एक आदमी झुक कर गुजर सकता था। आगे जाकर गार खुला हो गया। सांप रेंगता चला गया। गार दाएं जाने मुड़ गया। सामने एक कोठली सी बनी थी जिसके आगे मशल जल रही थी। उसकी रोशनी में नाग ने देखा कि कोठली का दरवाजा नहीं था। उसके बाहर एक वैशी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहा है। जरूर लड़के का कैदी बाप उस कोठरी में होगा। ये सोचकर नाग ने दीवार पर आगे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अब आगे रोशनी थी और वो दीवार पर रेंगता हुआ नजर आ सकता था। वैशी बड़ा चौकस होकर पहरा दे रहा था। नाग छत की तरफ हो गया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ कोठरी के अंदर दाखिल हुआ। कोठरी के अंदर अंधेरा था, मगर बाहर जलती मशल की हल्की हल्की रोशनी अंदर भी आ रही थी। नाग ने गौर से चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे कोने में एक इंसान का सिमटा हुआ साया नजर आया। नाग रेंगता हुआ कोने में गया। ऊपर दीवार से उसने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी जिसके कपड़े तार तार हो चुके थे, रस्सियों के साथ एक पत्थर से बंधा सुकड़ा बैठा था। उसके सर के बाल कटे हुए थे। जरूर यही मारियाना का बाप होगा। ये सोचकर नाग वापस आ गया। अब वो सबसे पहले बाहर पहरा देते हुए वैशी से निपटना चाहता था। उसने बाहर आकर कोने में सिमट कर गौर से पहरेदार को देखना शुरू कर दिया। पहरेदार की गर्दन ऊपर उठी हुई थी, सर के लंबे बाल गर्दन पर पड़े थे, तलवार कंधे पर रखी थी और मशल की रोशनी में वो चारों तरफ घूर घूर कर देख रहा था। शायद उसने अपने इर्द गिर्द सांप की खास किस्म की बू सूंघ ली थी। जंगली लोग बड़े होशियार होते हैं और उन्हें जानवरों की बू आ जाती है। उस वैशी ने भी सांप की खास किस्म की बू को महसूस कर लिया था और यही वजह थी कि वो चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था। ना कुछ हैरान सा हुआ कि ये वैशी चारों तरफ घूर घूर कर क्या देख रहा है, कहीं वो उसे तलाश तो नहीं कर रहा। इतने में वैशी की नज़र सांप पर पड़ चुकी थी। उसने सांप को दीवार के साथ कोने में एक जगह सिमट कर बैठे देख लिया था। बस फिर क्या था, वैशी ने एक सेकंड के अंदर अंदर ताक कर अपनी तलवार सांप की तरफ उछाल दी। अगर नाग फुर्ती ना दिखाता तो आज उसका काम तमाम हो गया होता। तलवार उसके करीब आकर पत्थरों से लग कर उछली और दूर जा गिरी। वहां से पत्थरों में से चिंगारियां सी फूटी और पत्थर के टुकड़े उड़कर नाग के जिस्म को लगे। अब नाग ने अपना बचाव शुरू किया, क्योंकि वैशी ने जमीन पर रखा हुआ तीर कमान उठा लिया था और निशाना बांधकर नाग पर 2 तीर चला चुका था। ये दोनों तीर नाग के दाएं बाएं आकर लगे थे। नाग उछलकर छत की तरफ भागा, मगर मकार वैशी की नजरें उसका बराबर पीछा कर रही थी। उसके पास काफी तीर थे और वो एक के बाद दूसरा तीर फेंके जा रहा था। नाग की जान अजीब मुसीबत में फंस गई थी। अब उसके पास सिवाय इसके और कोई चारा न था कि कोई ऐसी शय बनकर वैशी के सामने आ जाए कि जिस पर उसके तीरों का ज्यादा असर ना हो सके। वैशी कमान में जोड़ जोड़ कर तीर चला रहा था। अचानक क्या हुआ कि उसके सामने अंधेरे से निकलकर एक लंबी सूंड और लंबे नोकीले दांतों वाला खौफनाक हाथी चिंगारता हुआ बढ़ा। वैशी की जान हवा हो गई। उसने पहले कभी कोई हाथी ना देखा था। जजीरे पर कोई हाथी नहीं था। वो थर थर कांपने लगा। तीव्र कमान उसके हाथ से छूट गए। वो बाहर की तरफ भागा, मगर नाग ने उसे मोहलत ना दी और सूंड बढ़ाकर उसे लपेट लिया। नाग नहीं चाहता था कि वो बाहर जाकर दूसरे वैशियों को खतरे से आगाह कर दे। उसने वैशी को अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया। वैशी की हड्डी पसली एक हो गई और वो अगली दुनिया की तरफ निकल गया। कुछ शोर अंदर बैठे मारियाना के बाप ने भी सुन लिया था और हैरान था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर उसने मशल की रोशनी में हाथी की एक झलक देखी तो दंग रह गया कि ये हाथी के घर में कहाँ से आ गया। पहले तो वो समझा कि शायद जजीरे के आदमखोरों ने हाथी किसी जगह छुपा कर रखा हुआ था, जिसे वो अब सामने ले आए हैं ताकि बड़ी शान से उसे लाकर आग में पकाया जाए।
लेकिन फिर अचानक खामोशी छा गई। ना फिर किसी हाथी की आवाज़ आई और ना उसके बाद कोई आदमखोर ही अंदर आया। मारियाना का बाप कमज़ोर नज़रों से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक अंधेरे में उसे एक नौजवान दिखाई दिया जिसने शहर के लोगों जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि नौजवान इस जजीरे में और फिर उस गार में कहाँ से आ गया है। अभी वो उस तरफ हैरानी से देख ही रहा था कि नाग ने करीब आकर पूछा, क्या आप मारियाना के बाप हैं? हाँ, मगर तुम कौन हो? क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो? नाग ने कहा, ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि वो उस जजीरे में भी इसी वक्त मौजूद है और हम आपको लेने आए हैं। मारियाना का बाप सर पर हाथ मारकर बोला, ये तुमने मेरे साथ क्या जुल्म कर दिया कि मेरी बेटी को भी इस जजीरे पर ले आए? मैं तो मरने ही वाला था, लेकिन मेरी बेटी को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? तुम्हें किसने कहा था कि इन आदमखोरों की बस्ती में मेरी बच्ची को भी ले आओ? नाग मुस्कुराया, आप घबराएं नहीं, आपकी बच्ची बड़ी महफूज जगह पर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम आपको भी इस जगह ले जा रहे हैं। मारिया का बाप सर झुकाकर बोला, इस जजीरे पर कोई ऐसी जगह नहीं है जो इन जालिम आदमखोरों की नज़रों से बची हो। जो कोई भी एक बार इस जजीरे पर आ गया उन आदमखोरों की खुराक बनकर रहेगा। नाग ने कहा, इन बातों को छोड़िए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। और नाग ने मारियाना के बाप के पांव और हाथों पर बंधी हुई रस्सियां खोलना शुरू कर दी। मारियाना का बाप बोला, अभी अभी मैंने गार में एक हाथी दिखा था, ये हाथी कहाँ से आ गया था? नाग ने कहा, आपका वहम होगा, यहाँ हाथी किस तरह से आ सकता है? नाग मारियाना के बाप की रस्सियां खोल रहा था और उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि आदमखोर अपने शिकार को लेने आ रहे हैं। आदमखोर तलवारें लहराते गार के दरवाजे पर आकर रुक गए। उन्होंने पत्थर हटाया और गार में दाखिल हो गए। अंदर आकर उन्होंने अपने साथी की लाश देखी तो शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर नाग और मारियाना का बाप परेशान हो गए। मारियाना का बाप तो नीम बेहोश हो गया, उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। नाग भी परेशान हुआ कि 15-20 आदमखोरों का मुकाबला किस तरह से किया जाएगा। नाग ने जल्दी से आखिरी रस्सी खोलते हुए मारियाना के बाप से कहा, कोने के पत्थरों के पीछे छुप जाओ और खबरदार अपनी जगह से नहीं हिलना। मारियाना का बूढ़ा बाप जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप गया। वैशी कोठरी की तरफ तलवारें लहराते हुए बढ़े कि देखें उनका शिकार अंदर है कि नहीं। उस दौरान में नाग ने एक भयानक चेहरे वाले एक बहुत बड़े अजदा का रूप धार लिया और उसके मुंह से आग निकलने लगी। उस आग की पिचकारी ने देखते ही देखते 6-7 आदमखोरों को जलाकर भस्म कर दिया। अपने सामने खौफनाक अजदा को देखकर जिसके मुंह से आग निकल रही थी, आदमखोर डर कर पीछे को भागे। अजदा उनके पीछे लपका। आदमखोर गार से बाहर निकलकर चट्टानों के पीछे छुप गए। अब उन्होंने अजदा पर तीर चलाने शुरू कर दिए। ये हमला नाग के लिए खतरनाक हो सकता था। वो वापस गार में घुस गया। उसने एक बार फिर इंसान की शक्ल इख्तियार की और भागकर मारियाना के बाप के पास आया। वो पत्थरों के पीछे सहमा बैठा था। शायद उसने अजदा को देख लिया था। वह हैरान हो रहा था कि हाथी के बाद अजदा गार में कहाँ से आ गया। नाग ने आते ही कहा, जल्दी से बाहर निकल चलो, मेरे साथ आओ। वो उठकर नाग के पीछे पीछे चला। नाग ने गार के मुंह पर आकर बाहर देखा। आदमखोर तीर कमानों में जोड़े हुए गार की तरफ बढ़ रहे थे। नाग ने वापस पलट कर कहा, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मारियाना का बाप उसका मुंह तकने लगा, मगर तुम मुझे लेकर कैसे दौड़ोगे? कदम कदम पर आदमखोर तीर कमान लिए खड़े हैं। नाग ने गुस्से में आकर कहा, बातें न बनाओ, जल्दी करो, बैठो मेरे कंधे पर। मारियाना का बाप चुपचाप नाग के कंधे पर बैठ गया। नाग उसे लेकर गार के दरवाजे पर आया। फिर मारियाना के बाप ने देखा कि वो किसी इंसान के बजाय एक बहुत बड़े राजहंस के कंधे पर बैठा है। ये राजहंस किसी घोड़े की तरह बड़ा था और वो गार से बाहर निकलकर बिजली ऐसी तेजी के साथ उड़ा और पलक झपकने के साथ चट्टानों और दरख्तों के ऊपर आ गया। आदमखोर पहले तो हैरान होकर पीछे हटे, फिर उन्होंने राजहंस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, मगर राजहंस उनकी जद से बाहर था और आसमान पर उड़ रहा था। मारियाना का बाप सहमा हुआ राजहंस के कंधों से चिमटा बैठा था और नीचे ज़मीन को देख देख कर डर रहा था। वो ज़िंदगी में पहली बार हवा में उड़ा था और नीचे दरख्तों और चट्टानों को छोटा होता देख देख कर घबरा रहा था। सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात की हैरानी थी कि इंसान अचानक राजहंस कैसे बन गया। हो ना हो ये शख्स जादूगर है और यही हाथी बना था। राजहंस उड़ते उड़ते उस जगह पर आ गया जहाँ समंदर के किनारे चट्टान के पास उड़न तश्तरी खड़ी थी। वो नीचे उतर आया। ज़मीन पर उतरते ही नाग फिर से इंसान बन गया और मारियाना के बाप ने देखा कि वो उसी तरह इंसान के कंधों पर बैठा है। नाग ने उसे नीचे उतार दिया। मारियाना का बाप कभी उड़न तश्तरी को और कभी नाग को फटी फटी नज़रों से देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उड़न तश्तरी में से मारिया और अंबर ने नाग को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। नाग मारियाना के बाप को लेकर अंदर दाखिल हो गया। मारियाना का बाप अंदर दाखिल होकर उड़न तश्तरी को मशीनों को देखकर और पागल हो गया। अंबर ने उससे हाथ मिलाकर कहा, आप घबराएं नहीं, ये जो कुछ आप देख रहे हैं आपकी समझ में नहीं आएगा। बहरहाल आपके प्यारी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। उसने मारियाना को आवाज़ दी। वो दूसरे कमरे से निकल कर आई और अपने बाप से लिपट गई। मारियाना के बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो देर तक अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता रहा। भूख प्यास और मुसीबतों ने मारियाना के बाप को अधमुआ कर रखा था। उसी वक्त उसे नहलाकर नए कपड़े दिए गए, उसे बेहतरीन खाना खिलाया गया और फिर वो सो गया। शाम को सोकर उठा तो अंबर से पूछने लगा, मेरे बेटे आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ये क्या शय है? मैंने इस किस्म की शय पहले कभी नहीं देखी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, आप कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बेहतर यही है कि आप इस बारे में सवाल ना करें। बस ये समझ लें कि हम आपकी मदद के लिए आए थे। मारियाना हमारी बहन है और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। मारियाना ने कहा, पापा खुदा का शुक्र है कि आप जिंदा मिल गए। ये लोग बड़े हमदर्द इंसान हैं।
इन्होंने मुझे भी मौत के मुंह से बचाया है। मारियाना का बाप बोला, मगर ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान देखते देखते राजहंस बन जाए? नाग ने हंसकर कहा, अभी आप बहुत सी बातें देखेंगे कि जिन पर आप हैरान होंगे। बेहतर यही है कि आप खामोश रहें, क्योंकि अब हम आपको लेकर आपके शहर रोम जा रहे हैं, जहाँ आपके सौतेले भाई से आपकी जायदाद और महल वापस लेकर आपको देना है। तो आपने मेरी सारी कहानी सुन रखी है। हमें आपकी बेटी ने सब कुछ बता दिया था। अंबर ने कहा, हम रात आराम करेंगे और सुबह इस जजीरे से रोम शहर की तरफ उड़ जाएंगे। मारियाना के बाप ने ताज्जुब से पूछा, उड़ जाएंगे? मारियाना ने कहा, हाँ पापा, ये मकान एक उड़न खटोला है और हवा में उड़ता है। ये कैसे हो सकता है? मारियाना का बाप बोला, आप कल खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। आधी रात को जब उड़न तश्तरी में सिवाय नाग के सब लोग सो रहे थे, जजीरे के आदमखोर वहशी अपने शिकार को तलाश करते करते साले समंदर पर भी आ गए। उन्होंने मशलें जला रखी थी और नेज़े हाथों में थे। अब जो उन्होंने चट्टान एक के पास एक चमकती हुई गोल गोल उड़न तश्तरी देखी तो अपनी जगह पर एक पल के लिए बुत बनकर खड़े के खड़े रह गए। वो हैरान थे कि ये क्या शय है और यहाँ कैसे आ गई। नाग भी उड़न तश्तरी की खिड़की में से उन्हें देख रहा था। आदमखोर उड़न तश्तरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। फिर उनमें से एक ने उड़न तश्तरी पर तीर जला दिया, जो उसकी मजबूत सतह से टकराकर उछटकर दूर जा पड़ा। उसके साथ ही आदमखोरों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुनकर मारिया, अंबर और मारियाना का बाप भी जाग पड़े। उन्होंने आदमखोरों को हमला करते देखा तो मारियाना का बाप और मारियाना घबरा गई। अब क्या होगा? ये लोग हमारे उड़न खटोले को आग लगा देंगे। अंबर ने कहा, अगर ये खुद आग में जलकर भस्म हो जाएं तो फिर तुम क्या कहोगी? मारियाना के बाप ने परेशान होकर कहा, वो खुद कैसे जलेंगे? वो तो उड़न खटोले को आग लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो हमें जिंदा जलाकर राख कर देंगे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अंबर क्या ख्याल है इन आदमखोरों को सबक सिखा दिया जाए? खुदा जाने इन जालिमों ने कितने इंसानों को हिला करके पका के खाया होगा। मेरा ख्याल है कि इन आदमखोरों को इनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अंबर ने कहा, ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके साथ ही नाग ने पैनल पर बैठकर बटन दबा दिया। बटन के दबते ही उड़न तश्तरी में से आग का एक शोला सा निकलकर आदमखोरों की तरफ लपका। उस आग के धमाके में कितने ही आदमखोर भग से उड़ गए। खौफजदा होकर बाकी आदमखोर पीछे को दौड़े, फिर रुक कर आगे बढ़े। नाग ने एक और हमला किया। इस बार भी कितने ही आदमखोर भस्म हो गए। अब मैदान साफ था। बाकी रात आराम से कट गई। किसी आदमखोर ने दोबारा उड़न तश्तरी पर हमला करने की कोशिश न की। सुबह हुई, जजीरे में रोशनी फैल गई तो अंबर ने रोम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। नाग पैनल पर बैठा हुआ था। उसने लिवर दबाकर स्टिक आगे को कर दी। उड़न तश्तरी के नीचे से एक हल्के से शोर के साथ रोशनी खारिज होने लगी और उसके साथ ही उड़न तश्तरी ऊपर उठी और दरख्तों के ऊपर आ गई। नाग ने एक दूसरा बटन दबाया और वो जजीरे पर उड़ने लगी। आदमखोरों ने जब उड़न तश्तरी को जजीरे के ऊपर उड़ते देखा तो खौफ से पागल होकर इधर उधर भागने लगे। उड़न तश्तरी ने जजीरे पर एक चक्कर लगाया और फिर वो समंदर के ऊपर आकर मगरिब की तरफ रवाना हो गई और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। मारियाना का बाप ये सारा नज़ारा हैरत से देख रहा था। तिजारत के सिलसिले में उसने कई बार बादबानी बहरी जहाज़ों में समंदर में सफ़र किया था, मगर हवा में सफ़र करने का ये पहला मौका था। वो उड़न तश्तरी के एक एक पुर्जे, एक एक बटन को हैरत से देख रहा था, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नीचे समंदर की लहरें छोटी छोटी लग रही थी और उड़न तश्तरी उसके ऊपर तेजी से उड़ी जा रही थी। अंबर ने रास्ते का नक्शा सेट कर दिया था और वो नक्शे के मुताबिक जा रहे थे। रोम का मुल्क वहाँ से काफ़ी दूर था, मगर रडार और नक्शे की रहनुमाई कर रहा था। दोपहर के वक्त उड़न तश्तरी की स्क्रीन पर नाग, अंबर, मारियाना और मारिया ने दूर समंदर में खरे भरे मुल्क को उभरते हुए देखा। नक्शा बता रहा था कि यही मुल्क रोम का मुल्क है। मारियाना के बाप ने भी अपने मुल्क को पहचान लिया और कहा, यही मेरा वतन है। उड़न तश्तरी अब इटली के जंगलों और पहाड़ों पर उड़ रही थी। आधे घंटे बाद वो रोम की वादी में आ गए। मारियाना के बाप ने खुशी से उछल कर कहा, यह मेरा वतन है, रोम मेरा शहर है। वो देखो सामने वाली पहाड़ी पर देवी का मंदिर है, उसके अकब में शहर की शुमाली सिमत में मेरा मकान है। अंबर ने नाग से कहा, उड़न तश्तरी को किसी महफूज जगह पर उतार दो, इसे शहर में ले जाना ठीक नहीं। उड़न तश्तरी काफ़ी ऊंची उड़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से शहर के लोग उसे नहीं देख सके थे। नाग ने बादलों के अंदर ही अंदर उड़न तश्तरी को घुमाकर 75 डिग्री पर मोड़ दिया। स्क्रीन पर अब उनके सामने एक पहाड़ी ढलान थी, जहाँ ऊंचे नीचे दरख्त खड़े थे। इन दरख्तों में किसी जगह उड़न तश्तरी को उतार दो, नाग ने कहा। दरख्त बड़े घने हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे उतरने के लिए कोई महफूज जगह मिल जाए। आखिर एक जगह नजर आ गई, जहाँ दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा ज़मीन का खाली टुकड़ा था, जहाँ घनी झाड़ियाँ उगी थीं और इर्द गिर्द ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थी। मैं यहाँ उतारने लगा हूँ। नाग ने उड़न तश्तरी को घुमाया और बड़े सुकून के साथ उसे उतार दिया। मशीन बंद हो गई। नाग ने बटन ऑफ कर दिए। उन्होंने शीशे की गोल खिड़कियों में से झांक कर बाहर देखा। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे और वो बिजली रह रहकर चमक रही थी। एक दो बार बादल जोर से गरजा और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश बड़ी मूसलाधार थी। उड़न तश्तरी में बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ छत पर बारिश गिरने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। अंबर ने कॉफ़ी बनाई, सब ने पी। मारिया का तारुफ अभी मारियाना के बाप से नहीं कराया गया था, इस ख्याल से कि वो और ज़्यादा हैरान हो जाएगा। मारियाना ने अंबर से कह दिया था कि उसकी ज़रूरत नहीं है। अंबर ने मारियाना से कहा, मारियाना अब तुम्हें हमारी रहनुमाई करनी होगी। मारियाना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, ये मेरा शहर है, मैं इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। अंबर मुस्कुराया।
नाग ने कहा, नहीं मारियाना, तुम्हें हमारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम सिर्फ हमें अपने मकान का पता बता दो और अपने सौतेले चचा का हुलिया बयान कर दो। मारियाना का बाप बोला, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसने बताया कि उसका हवेली नुमा घर शहर के मगरिब में एक पहाड़ी में वाक़ मोहल्ले में समुद्र के किनारे पर है। उसकी छत के ऊपर एक संगे मरमर का बुत लगा है। ये औरत का बुत है जिसने हाथ में बरबत थाम रखा है। मेरे सौतेले भाई की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वह एक आंख से महरूम है। उसने एक आंख में स्याह चमड़ा चढ़ा रखा है। उसका नाम अनातोनी है। अंबर ने कहा, बस ठीक है, आप ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि उसे कत्ल कर दिया जाए या ये चाहते हो कि उसे पकड़कर तुम्हारे सामने पेश किया जाए। मारिया के बाप ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उसने मुझे और मेरी बेटी को बेयारों मददगार आदमखोरों के जजीरे पर छोड़ दिया है, उसी तरह उसे भी आदमखोरों के जजीरे पर छोड़ दिया जाए। नाग ने कहा, ऐसा ही होगा। बारिश अभी मूसलाधार हो रही थी। अंबर ने कहा, अगर हमने बारिश के रुकने का इंतजार किया तो देर हो जाएगी, क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं हो रही, बादल बड़े घने हैं। नाग बोला, मैं निकल जाता हूँ। अंबर ने कहा, तुम्हें यहाँ के लोगों जैसा लिबास पहनना होगा ताकि तुम्हें अजनबी न ख्याल किया जाए। फिर अंबर ने उड़न तश्तरी के खास कमरे में से नाग को रोमन लिबास ला कर दिया, जो चमड़े की जैकेट, एक लंबे चोगे और चप्पल पर मुश्तमिल था। नाग ने बारिश से बचने के लिए सर पर एक लंबा सा ओवरकोट नमा कंबल डाल लिया और वो उड़न तश्तरी से बाहर निकल गया। निकलने से पहले उसने रोमन कौम का सिक्का और एक रिवॉल्वर जेब में रख लिया था जिसमें गोलियां भरी हुई थी। वो पहाड़ी की ढलान पर से आने लगा। बारिश खूब हो रही थी। कीचड़ की वजह से उसका पाँव फिसल जाता था। नाग ने एक दरख्त की ओट में खड़े होकर एक गहरा सांस लिया और अकाब बनकर उड़ना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी से उतरकर नीचे वादी में आ गया। उड़ते उड़ते वो भीग गया, मगर वो पुरों को जोर से झटक देता था जिससे बारिश के कतरे गिर जाते थे। आखिर उसने एक कच्ची सड़क देखी जो शहर रोम की तरफ जा रही थी। वो सड़क पर आकर एक जगह दरख्त के साए में उतर गया। यहाँ वो फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अभी उसे खड़े थोड़ी देर हुई थी कि एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ आकर खड़ा हो गया और अपनी मोटी फरगल झाड़ कर रोमन जबान में बोला, बड़ी बारिश हो रही है, रोम में ऐसी बारिशें ही हुआ करती हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। नाग ने कहा, हाँ, ऐसी बारिशें बहुत होती हैं। नाग का रंग इतना गोरा नहीं था। रोमन लोगों के रंग गोरे थे। उस बूढ़े आदमी ने नाग की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे रोमन नहीं लगते, क्या तुम बाहर से आए हो। नाग ने कहा, हाँ, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, ताजिर हूँ, पुराने तारीखी बर्तनों का कारोबार करता हूँ, साल में 2 बार रोम आना पड़ता है। खूब, तुम यहाँ किस जगह ठहरे हुए हो। अब नाग परेशान हुआ कि क्या बताए कि वो किस जगह ठहरा हुआ है। उसे तो किसी मोहल्ले का नाम भी नहीं आता था। फिर यूं ही गोल मोल सा जवाब देते हुए बोला, शुमाली मोहल्ले की सराय में उतरा हूँ, मैं हमेशा वहीं ठहरा करता हूँ। शायद वो कुछ बूढ़ा और पूछता के अंदर सड़क पर एक बग्गी आती दिखाई दी। बूढ़े की तवज्जो भी उस तरफ हो गई। गाड़ी आ गई, मेरा ख्याल है गाड़ी तुम्हें शुमाली मोहल्ले में पहुंचा देगी, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नाग ने कोई जवाब न दिया। दिल में परेशान जरूर हुआ कि यह बूढ़ा उसके साथ क्यों जा रहा है। खुदा जाने शुमाली मोहल्ले में जाकर किस मुसीबत में डाल दे। इतने में 2 घोड़ों वाली पुरानी किस्म की बग्गी जो मुसाफिरों को लाती ले जाती थी, दरख्त के आगे आकर रुक गई। एक मोटा भैंसे जैसा रोमन कोचवान मुंह सर कमल में लपेटे ऊपर बैठा था। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी से सवार हो जाओ। नाग और बूढ़ा रोमन बग्गी में घुस गए। यहाँ कितने ही आदमी पहले ही ठुसे हुए थे। उसका दम घुटने लगा। वो उतरने ही वाला था कि बग्गी हवा से बातें करने लगी। मूसलाधार बारिश में बग्गी कच्चे और फिर शहर के पथरीले रास्तों पर से होती हुई रोम शहर के गुंजान इलाकों से गुजरती शुमाली मोहल्ले में आकर एक जगह रुक गई। बूढ़े रोमन ने कहा, शुमाली मोहल्ला आ गया है। नाग छलांग लगाकर बग्गी से बाहर आ गया। बूढ़ा भी उसके पीछे उतर पड़ा। बारिश अभी तक हो रही थी। बूढ़ा नाग को कुछ कहने ही वाला था कि नाग लपक कर एक बाजार के कोने में मुड़ गया और सामने एक ऐसी दुकान नजर आई जिसके अंदर आग जल रही थी और कुछ रोमन लकड़ी के बड़े मेज़ों के आसपास बैठे खाना खा रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा थी। नाग ने सोचा कुछ वक्त उस दुकान या होटल या सराय में जाकर गुजारना चाहिए ताकि दिमाग ठिकाने आए। नाग दुकान के अंदर आकर एक मेज़ के साथ लगी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दुकान या होटल की फिजा बड़ी खुशगवार और नीम गर्म थी। कुछ लोगों ने घूमकर नाग को देखा क्योंकि उसका रंग सांवला था और साफ लगता था कि मकामी आदमी नहीं है। फिर ये लोग अपने अपने काम में लग गए। नौकर ने आकर रोमन जुबान में नाग से पूछा, क्या खाओगे, कैकड़ा, भैंसे की जुबान, रीछ का मगज या सूअर की रान। नाग ने नाक सुकोड़ कर कहा, इनमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो सिर्फ गरम गरम कहवे की प्याली लाकर दे दो। रोमन नौकर ने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और चला गया। नाग का ख्याल था कि शायद वो कहवा नहीं लाएगा, मगर थोड़ी देर बाद वो एक तांबे के मग में कहवा भर कर ले आया। नाग ने जेब से पैसे निकालकर उसे दिए क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि यहाँ खरीदे हुए सौदे के पैसे अदा पहले कर दिए जाते हैं। नाग बड़े आराम से कहवा पीने लगा। दुकान की फ़ज़ा बड़ी नीम गर्म और पुरसुकून थी। बाहर सर्दी थी मगर यहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं थी। गरम गरम कहवे का एक घूंट पीने के बाद नाग ने अपने बदन में सुकून महसूस किया। अब उसने दूसरे ग्राहकों का जायजा लिया। नाग ने देखा कि दूर मेज़ के साथ बैठे हुए 2 हट्टे कट्टे रोमन सिपाही उसे घूर घूर कर देख रहे थे और आपस में हंस भी रहे थे। साफ लगता था कि वो उसके रंग का मजाक उड़ा रहे हैं। नाग ने ज़्यादा ख्याल न किया और कहवा पीता रहा और सोचता रहा कि बारिश के बाद वो मारियाना के चचा अनातोली का मकान तलाश करके उसकी हवेली में जाएगा और उसे किसी तरह से अगवा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंबर का यही हुक्म था कि उसे अगवा करके लाया जाए
ताकि उसे भी आदमखोर जजीरे में छोड़ दिया जाए। अभी नाग ने आधा कहवा ही पिया था कि वही दोनों रोमन सिपाही अपनी जगह से उठे और नाग की तरफ बढ़े। उनके जिस्मों पर सिपाहियों की वर्दी थी, चमड़े का लिबास था, सीने पर लोहे की ढाल चढ़ी थी और कमर के साथ खंजर लटक रहे थे। वो बड़े ऊंचे, लंबे और हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल भैंसे लग रहे थे। मोटी गर्दनें थीं और बाजू रीछ के बाजुओं की तरह लटक रहे थे। दोनों नाग के पास आकर खड़े हो गए। फिर एक सिपाही ने झुककर नाग को देखा और कहा, अरे काले कव्वे, क्या तुम कब्रिस्तान से आए हो? नाग को गुस्सा तो बड़ा आया, मगर वो पी गया। मुस्कुराकर बोला, जी हाँ, मैं कब्रिस्तान से आया हूँ। इस पर उन्होंने कहका लगाया। फिर दूसरे सिपाही ने नाग के सर पर जोर से एक चपत लगाई और कहा, हरामी कब्रिस्तान के कुत्ते। नाग का खून एकदम खौल उठा। उसने उठकर एक जोरदार घूंसा सिपाही के मुंह पर मारा, मगर उस पर जरा भी असर न हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसने तैश में आकर नाग को जबरदस्त गाली दी और खंजर निकालकर नाग पर जबरदस्त हमला कर दिया। नाग उछलकर परे हट गया। दुकान के सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर मुकाबला देखने लगे और अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने लगे। मार डालो इस काले कव्वे को, यह रोमन नहीं है, यह अफ्रीका का काला बंदर है। कोई कहता है इस काले गुलाम को खत्म कर दो। रोमन सिपाहियों का हौसला बढ़ गया। दोनों ने खंजरों से नाग पर हमला कर दिया। अब नाग के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था। वो खामखा इस शहर में फसाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक बड़े अहम मिशन पर वहाँ आया था और यह मिशन खामोशी से अंजाम देना चाहता था। लेकिन ये बदकिरदार रोमन सिपाही उसे लड़ाई झगड़े पर उकसा रहे थे, बल्कि उसे कत्ल करना चाहते थे। एक सिपाही ने बड़ी फुर्ती से खंजर नाग की कमर पर मारा। अगर नाग उछलकर दूर न होता तो खंजर ने उसका काम तमाम कर डाला था। अभी वो संभला ही था कि दूसरे सिपाही ने खंजर लहराकर एक नारा लगाया और भैंसे की तरह नाग की तरफ दौड़ा के खंजर उसके सीने से पार कर दे। अब नाग के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो अपनी जान बचाए। तेज़ी के साथ, इतनी तेज़ी के साथ दुकान में बैठे किसी को भी खबर ना हो सकी कि क्या हो गया है। नाग ने रिवाल्वर निकालकर नाली का रुख सिपाही की तरफ किया और फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और आगे बढ़ता हुआ रोमन सिपाही एक गेंडे की तरह झटका खाकर मुंह के बल गिरा और उसके सीने से सुर्ख खून का फवारा निकल पड़ा। ये देखकर सब पर दहशत तारी हो गई। हर शख्स अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, धमाका किस चीज़ का था और रोमन सिपाही को किस शय ने ज़मीन पर गिरा दिया और वो क्या चीज़ थी जिसने उसे खून में नहला दिया। उसका साथी अपने दोस्त की लाश और खून देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने नाग पर खंजर से हमला कर दिया। नाग ने रिवॉल्वर हाथ में पकड़े रुमाल में छुपा रखा था। वो दुकान से बाहर निकल रहा था कि सिपाही उसकी तरफ झपटा। नाग ने रिवॉल्वर उठाकर सीधा किया और दूसरा फायर कर दिया। दूसरा सिपाही भी सीने को थाम कर गिर पड़ा। गोली उसके सीने पर लगी, तांबे की ढाल में से गुजरकर उसके दिल को चीरती दूसरी तरफ निकल गई। वो गिरते ही खून में डूबकर तड़पने लगा। पकड़ो पकड़ो, कातिल को पकड़ो। नाग बाजार में निकल आया। वो भागा। लोग कातिल कातिल कातिल, पकड़ो 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 का शोर मचाते उसके पीछे भागे। बाजार में अब बारिश रुक गई थी। हर कोई कातिल का सुनकर नाग के पीछे दौड़ पड़ा। अब हालत ये हो गई कि नाग आगे आगे भाग रहा था और लोगों का हजूम उसके पीछे पीछे है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई लकड़ी उस पर फेंक रहा है। एक दुकान में कुछ सिपाही बैठे थे। उन्होंने जो देखा कि एक कातिल भागा जा रहा है तो उन्होंने उसी जगह से नेज़े नाग पर उछाले। नाग घबरा गया कि जान मुसीबत में फंस गई। अब यहाँ से फरार होने का वक्त आ गया है। उसने पलटकर लोगों की तरफ देखा और खड़ा हो गया। उसे रुकते देखकर एक पल के लिए लोग भी अपनी जगहों पर रुक गए। नाग ने गहरा सांस लिया और फिर लोगों ने दहशत भरी नज़रों से देखा कि कातिल एकदम से गायब हो गया और उसी जगह पर से एक स्याह अकाब जन्नाटे के साथ आसमान की तरफ उड़ गया। जादूगर था ये, जादूगर था ये, भागो भागो, किसी ने चिल्लाकर कहा और सब लोग खौफ के मारे वहाँ से भाग गए। नाग उड़ता उड़ता शहर के शुमाली किनारे पर चला गया। अब सामने समंदर का साहिल था, जिसके साथ ही वो बस्ती शुरू हो जाती थी, जहाँ मारियाना के बाप की हवेली थी, जिस पर उसके सौतेले भाई ने कब्जा कर रखा था। नाग यहाँ उतर पड़ा। वो एक जगह समंदर के किनारे झाड़ियों में उतरा और वहीं से इंसान की शक्ल में आकर बाहर निकला। समंदर में दूर बादबानी जहाज खड़े थे। किनारे पर माहीगीरों की झोंपड़ियाँ थी। दूसरी तरफ बंदरगाह थी, जहाँ कई एक कश्तियाँ और बादबानों वाले तिजारती जहाज खड़े थे। ज़मीन पर बारिश की वजह से कीचड़ था। एक रेड़ा नाग के करीब से गुजरा, जिस पर सामान लदा हुआ था। नाग ने शुमाली मोहल्ले की तरफ चलना शुरू कर दिया। वहाँ मकानों की कतार खड़ी थी। एक पथरीले फर्श वाली गली अंदर जाती थी। नाग मारियाना के बाप की बताई हुई निशानियों के मुताबिक आगे बढ़ता चला गया। आखिर वो उस मकान के बाहर पहुंच गया, जिसकी छत पर एक औरत का बुत लगा था, जिसने अपने एक हाथ में बरबत थाम रखा था। यही मकान था मारियाना के बाप का। नाग ने ऊपर से नीचे तक मकान को देखा। महल की तरह का मकान था। एक खुली संगे मरमर के सतूनों वाली ड्योढ़ी थी, जिसके दरवाजे पर एक रोमन पहरा दे रहा था। नाग उसके करीब जाकर सलाम करके कहने लगा, भाई मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ मुसाफिरों के लिए रात गुजारने के लिए कोई सराय कहाँ पर है? पहरेदार ने कहा, तुम कौन और यहाँ किस तरह आ गए हो? नाग ने इनकसारी से कहा, भाई मैं सिकंदरिया का रहने वाला हूँ, यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, परदेसी हूँ, मुझे रास्तों का इल्म नहीं है। इत्तफाक से वो रोमन पहरेदार भी सिकंदरिया का रहने वाला था। उसने नाग के साथ अच्छा सलूक किया और बोला, भाई मैं भी सिकंदरिया में पैदा हुआ था, नौकरी का चक्कर मुझे यहाँ खींच लाया। नाग ने काम बनता देखकर कहा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई भाई,
क्या तुम मुझे इस शानदार हवेली में कोई काम दिला सकते हो? मेरा मतलब है कि जिससे मेरी रोटी का गुजर बसर हो जाए। पहरेदार ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मालिक बाहर गया हुआ है, वो कल आ जाएगा, मैं उससे बात करके तुम्हें कोई ना कोई काम ज़रूर दिला दूंगा। आज की रात तुमको अगर कोई जगह नहीं मिल रही तो बेशक मेरे यहाँ सो जाना। नाग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारा नाम क्या है? रोमन पहरेदार ने कहा, मेरा नाम ऑगस्टस है। खुदा तुम्हें सलामत रखे ऑगस्टस भाई, मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे यहाँ ठहरूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं बंदरगाह पर रखी अपनी गठरी ले आऊँ। ज़रूर ज़रूर ले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नाग अगस्टस को सलाम करके फिर जल्दी आने का वादा करके चला गया। वहाँ से वो सीधा उड़ते उड़ते उड़न तश्री में आया और सारे हालात की खबर दी। अमर, मारिया और मारियाना और उसका बाप बड़े खुश हुए। नाग ने एक छोटी सी कपड़ों की गठरी बनाई और वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। रात नाग ने मारियाना की बड़ी हवेली में बसर की। ऑगस्टस ने नाग को खाना भी खिलाया। नाग के साथ वो देर तक बातें करता रहा। दूसरे रोज हवेली का मालिक यानी मारियाना का सौतेला चाचा भी वापस आ गया। ऑगस्टस ने नाग को मारियाना के चाचा यानी अनातोली के सामने पेश किया। नाग ने देखा कि मारियाना के बाप ने अपने सौतेले और जालिम भाई के बारे में जो निशानी बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी। अनातोली की एक आंख कानी थी और उस पर स्याह चमड़े का नकाब चढ़ा था। ये शक्लो सूरत से एक चालाक और पत्थर दिल आदमी लगता था। उसने नाग को सर से लेकर पांव तक देखा और पूछा, तुम रोमन नहीं हो क्या? तुम मिस्री हो? नाग उस शख्स की क्याफा शनासी पर बहुत हैरान हुआ। जी हाँ, मैं मिस्र में पैदा हुआ था। मेरा बाप जड़ी बूटियों का कारोबार करता था। मैं बचपन में ही यतीम हो गया था। अब बेकार हूँ, सोचा रोम चलूँ, शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। अनातोली ने ऑगस्टस की तरफ देखकर कहा, इसे अस्तबल में घोड़ों की देखभाल के लिए रख लो। फिर नाग की तरफ मुंह करके बोला, अगर तुमने चोरी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझे? आप बेफिक्र हैं जनाब, मैं ईमानदारी से नौकरी करूंगा। नाग के इस जवाब पर अनातोली ने गर्दन जरासी लाई और फिर बाहर निकल गया। नाग ने ऑगस्टस का शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से उसे काम मिल गया था। अब नाग को अस्तबल ही में रात को सोने के लिए जगह मिल गई। नाग शाम के बाद हवेली से निकलकर सीधा उड़न तश्री वाली जगह पर आया और उसने अंबर को बता दिया कि नौकरी मिल गई है। अब उन्होंने स्कीम तैयार करनी शुरू कर दी कि किस तरीके से अनातोली को अगवा किया जाएगा। नाग को नौकरी करते एक हफ्ता हो गया था। अनातोली को अगवा करना मुश्किल दिखाई दे रहा था क्योंकि अनातोली किसी जगह टिक कर नहीं बैठता था। अभी यहाँ है तो अभी शहर से बाहर चल फिर रहा है। फिर उसके साथ हर वक्त एक खौफनाक और खूनखार कुत्ता रहता था जो उसकी हिफाजत करता था। उसके अलावा एक हबशी गुलाम भी तलवार से मुसल्लह हर वक्त अनातोली के साथ रहता था। उसके बावजूद नाग ने फैसला कर लिया था कि वो आइंदा 2-1 दिनों में अनातोली को अगवा करके ले जाएगा, ख्वाह उसके लिए उसे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। एक रात नाग घोड़ों को चारा डालकर उनकी मालिश कर रहा था कि ऑगस्टस उधर से गुजरा। वो मुस्कुराकर बोला, भाई नाग, फारिग होकर मेरी तरफ आना, तो मैं मिस्र का कहवा पिलाऊंगा। अभी आया भाई ऑगस्टस। नाग को अपने वतन का कहवा पीने का बहुत शौक था, चुनाचे वो काम से फारिग होकर सीधा ऑगस्टस की कोठरी की तरफ आ गया। रात खुनक थी, मशलें रोशन थी, हवेली में भी मशलों की रोशनी हो रही थी। ऑगस्टस कोठरी के बाहर बैठा था। उसने गर्म फरगल ऑर्डर रखी थी। नाग उसके पास जाकर बैठ गया। ऑगस्टस ने कहवा बनाकर पिलाया। कहो, पसंद आया? नाग ने 2-1 घूंट पीकर उसकी बहुत तारीफ की और कहा, आज मुझे अपना प्यारा वतन मिस्र याद आ गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑगस्टस। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि हवेली की तरफ से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आई। ये अनातोली के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी। ऑगस्टस के कान खड़े हो गए। ज़रूर कोई गड़बड़ है, ये कुत्ता इस तरह कभी नहीं भौंका करता। अभी वो सोच ही रहे थे कि हवेली की तरफ से अनातोली की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, ऑगस्टस जल्दी यहाँ आओ। नाग भी ऑगस्टस के साथ ही चल दिया। हवेली में जाकर देखा कि अनातोली ने तलवार हाथ में थामी हुई है। 2-3 गुलाम भी खंजर लिए कमरे में और बाहर बाग में किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। कुत्ता ज़रा दूर झाड़ियों के पास खड़ा ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। ऑगस्टस ने जाते ही पूछा, क्या हुक्म है आका? अनातोली बोला, अभी अभी यहाँ मैंने एक सांप देखा था, स्याह नाग था, फन फैलाए मेरी तरफ बढ़ा। अगर मैं जल्दी से उठकर दूसरी तरफ ना भाग जाता तो उसने मेरा काम तमाम कर दिया था। कहाँ है मेरे आका सांप? उल्लू के पट्टे, अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? इन्हीं झाड़ियों में घुसकर कहीं गायब हो गया, उसे तलाश करके हलाक कर दो। फिर उसने नाग की तरफ देखकर कहा, तुम भी सांप को तलाश करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? नाग ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। और वो भी सांप को तलाश करने लगा। नाग को भला सांप को तलाश करने की क्या जरूरत थी? वो 1 सेकंड के अंदर अंदर सांप को अपने हजूर तलब कर सकता था, बल्कि उसे यकीन था कि सांप अगर बाग में किसी जगह है तो वो भी नाग की मौजूदगी से परेशान हो गया होगा। उसने सोचा कि अनातोली पर अपना एतबार जमाने का अच्छा मौका है। यूं इधर उधर तलाश करने के बाद नाग एक तरफ खड़ा हो गया, फिर अनातोली की तरफ पलट कर बोला, मेरे आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं सांप को हाजिर कर सकता हूँ। अनातोली ने हैरानी से नाग को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नाग बोला, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है कि अगर मैं उसे पढ़कर फूंकूं तो सांप जहाँ कहीं भी होकर निकल कर मेरे सामने पेश हो जाएगा और मुझे सजदा करेगा। अनातोली ने जल्दी से कहा, तो फिर मंत्र फूंकते क्यों नहीं? जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? नाग ने गहरा सांस लेकर मुंह से सीटी की आवाज़ निकाली और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। असल में वो हवा में सांप से बातें कर रहा था। उसने आवाज़ देकर सांप को बुलाया।
کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ۔ سانپ کوبرا تھا اور سمندر کنارے کی دلدل سے ادھر آ گیا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے بھی ناگ دیوتا کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور پریشان سا تھا کہ ناگ دیوتا ادھر کیسے آ گیا۔ اب جو اس نے ناگ کی آواز سنی تو جلدی سے نکل کر باہر آ گیا۔ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ناگ دیوتا انسانی شکل میں کھڑا ہے۔ سب نے دیکھا کہ سانپ جھاڑی میں سے رینگتا ہوا ناگ کی طرف بڑھا۔ اگسٹس اور دوسرے غلاموں نے سانپ کو ہلاک کرنا چاہا مگر ناگ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر دیا۔ خبردار، یہ کام نہ کرنا۔ اناتولی نے بھی انہیں روک دیا۔ کوبرا سانپ پھن اٹھائے ناگ کی طرف بڑھا، چلا آیا۔ سب لوگ ڈر کر پرے ہٹ گئے کہ سانپ ان کو ڈس نہ دے۔ ناگ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اگسٹس بھی سہم گیا۔ اناتولی نے دیکھا کہ سانپ بڑا زہریلا ہے۔ اس نے ناگ سے کہا، یہ تمہیں ڈس دے گا، اسے کچل دو۔ ناگ نے ہاتھ ہلا کر کہا، خاموش رہے میرے آقا۔ اناتولی کو غصہ ضرور آیا کہ اس کا غلام یہ کس گستاخی سے اس سے بات کر رہا ہے، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ اس کی جان پر بنی تھی۔ کوبرا سانپ اب ناگ کے سامنے آ چکا تھا۔ اس نے سامنے آتے ہی اپنا پھن سمیٹ لیا اور پھر سب کے سامنے اپنا سر ناگ کے آگے جھکا کر زمین پر لگا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اناتولی تو بہت ہی متاثر ہوا۔ ناگ سانپ سے اس کی زبان میں باتیں کرتا رہا۔ اس نے سانپ کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے کیونکہ وہاں اس کی زندگی کو سخت خطرہ تھا۔ اگر اس وقت میں یہاں پر نہ ہوتا تو یہ لوگ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اب یہاں سے بھاگ جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنا۔ جو حکم میرے عظیم ناگ دیوتا۔ سانپ نے سر اٹھا کر ناگ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور سمندر کی طرف رینگنے لگا۔ اناتولی نے سانپ کو جاتے دیکھا تو جلدی سے کہا، اسے ہلاک کیوں نہیں کرتے، یہ بھاگ رہا ہے۔ ناگ نے کہا، نہیں نہیں، اسے کوئی کچھ نہ کہے، یہ کسی کو اب کچھ نہیں کہے گا، یہ یہاں سے پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اناتولی نے تلوار لہرا کر کہا، تم بکواس کرتے ہو، بھلا سانپ بھی کبھی انسان کا دوست ہوا ہے؟ یہ پھر آئے گا، اس نے میرا گھر دیکھ لیا اور یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ ناگ اسے منع ہی کرتا رہا اور اناتولی نے تلوار سے سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ پہلے ہی چوکنا تھا، وہ ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی سانپ نے اچھل کر اناتولی پر حملہ کر دیا اور اس کی کلائی پر ڈس دیا اور جھاڑیوں کی طرف رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اناتولی چیخ مار کر گرا اور چلایا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، مجھے بچاؤ۔ ناگ نے سوچا کہ اسے مرنے دے، پھر خیال آیا کہ نہیں، ابھی اسے ماریانا کے باپ کے پاس لے جانا ہے اور پھر جائیداد اس سے وصول کرنی ہے۔ ناگ نے اناتولی کو اٹھا کر خواب گاہ میں پہنچا دیا۔ فکر نہ کریں آقا، ابھی زہر جسم سے دور کر دوں گا۔ اناتولی کو پسینے آنے لگے تھے، زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا تھا۔ ناگ نے کہا، فکر نہ کریں، میں زہر کا بھی علاج کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں مر رہا ہوں، یہ بڑا خطرناک سانپ تھا، اس کا زہر میرے جسم میں چلا جا رہا ہے۔ ناگ نے کہا، میں زہر کا اثر ختم کر دوں گا آقا، فکر نہ کرے۔ اور پھر ناگ نے منتر پڑھ کر اس جگہ پر پھونکنا شروع کر دیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا اور اناتولی بھلا چنگا ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ناگ کی قابلیت پر خوش بھی تھا اور بے حد حیران بھی تھا۔ تم نے تو کمال کر دیا، تم غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آج سے تم میرے خاص دوست ہو اور میری حویلی کا سارا انتظام تمہارے حوالے ہے، بس یہ سمجھ لو کہ تم میرے وزیر بن گئے ہو۔ کیا تم کو یہ عہدہ منظور ہے؟ ناگ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے اور کیا چاہیے جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب ناگ کو ہر جگہ چلنے پھرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اناتولی ناگ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ وہ 2-1 روز میں اناتولی کے ساتھ شکار کے لیے لے جائے گا اور پھر اڑن تشریح کے قریب لا کر اسے قید کر دے گا۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ اناتولی کے ہاں اس کی ایک خانہ بدوش واقف عورت کا گزر ہوا۔ یہ عورت زبردست جادوگرنی تھی۔ اس نے آتے ہی ناگ کو دیکھا تو اس کے دل کا سارا حال سمجھ گئی۔ اس نے ناگ سے تو کچھ نہ کہا اور اناتولی کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں آ گئی اور بولی، یہ شخص ناگ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں اغوا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اناتولی اس خانہ بدوش عورت کا منہ تکتا رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہموبی اماں؟ ناگ تو میرا خاص دوست ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ عورت بولی، ٹھیک ہے، وہ تمہیں ابھی مارنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں یہاں سے اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہے، میری بات پر اعتبار کرو، میرا جادو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اناتولی غضب میں آ گیا، میں اس شخص کو ابھی جا کر ختم کر دوں گا۔ خانہ بدوش نے کہا، اس کے لیے تمہیں بڑے ہوش سے کام لینا ہوگا، یہ شخص کون ہے تم نہیں جانتے، میں جانتی ہوں۔ میرے جادو نے مجھے بتایا کہ یہ شخص زبردست طاقت رکھتا ہے اور یہ شاید کسی زمانے میں سانپ تھا اور اب انسان کی شکل میں چل پھرا ہے۔ اناتولی نے کہا، شاید اسی لیے اس نے میرے زہر کو ختم کر دیا اور سانپ نے اس کے آگے آ کر سجدہ بھی اسے کیا تھا۔ خانہ بدوش عورت نے ہاتھ ہلا کر کہا، بالکل ٹھیک، میرا جادو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، پھر میں کیا کروں، اس شخص کو کس طرح ہلاک کروں؟ خانہ بدوش عورت نے کچھ سوچ کر کہا، ایسا کرو، جب رات کو یہ شخص ناگ سو رہا ہو تو اس کے کمرے میں گھس کر اسے قتل کر دو، مگر خبردار اگر تم سے ذرا بھی چوک ہو گئی اور یہ جاگ پڑا تو تمہاری خیر نہیں، یہ شخص بڑی زبردست طاقت کا مالک ہے۔ اناتولی کچھ ڈر بھی گیا کہ خدا جانے ناگ کیا کر دے، اسے غصہ بھی بڑا تھا کہ وہ ایک قاتل کو پال رہا ہے۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو بی اماں، میں آج رات ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ ناگ نے بھی خانہ بدوش عورت کو شک کی نظر سے دیکھا تھا، اس کا ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ عورت کالا علم جانتی ہے، مگر اس نے کوئی خیال نہ کیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ رات کو وہ اگسٹس کے پاس جا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا، پھر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، وہ بہت تھک گیا تھا، اسے بہت جلد نیند آ گئی۔ آدھی رات کو اناتولی تلوار لے کر اس کے کمرے کی طرف آیا، اس نے کھڑکی میں راہ نکالی اور کمرے میں آ گیا۔ تاک میں روغن کا دیا جل رہا تھا،
अनातोली ने देखा कि नाग बेसुध होकर बिस्तर पर सो रहा था। वो हौले हौले उसकी तरफ बढ़ा। उसे खाना बदोश जादूगरनी का ख्याल आया। उसने कहा था कि बड़ी होशियारी से काम लेना। अनातोली फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। खुशकिस्मती थी नाग की कि उसे ठीक उस वक्त एक मच्छर ने काट खाया। उसकी आंख खुल गई। उसने हाथ से मच्छर को मारा। अनातोली एकदम परे हो गया और पर्दे के पीछे छुप गया। नाग को फौरन एहसास हो गया कि कमरे में कोई है। वो भी होशियार हो गया। उसने आंखें खोलकर कमरे में देखा। उसे एक दरवाजे का पर्दा हिलता नजर आया। समझ गया कि कोई उसके पीछे छुपा हुआ है। उसने यही जाहिर किया कि वो सो रहा है, बल्कि वो झूठ मूठ के खराटे भी लेने लगा। अनातोली ने जब नाग के खराटों की आवाज़ सुनी तो समझा कि वो सो गया है। बस वो पर्दे में से निकलकर तलवार लिए नाग के पलंग की तरफ बढ़ा। अब दिए की रोशनी में अनातोली ने भी नाग को देख लिया कि वो तलवार लिए उसको कत्ल करने के लिए आ रहा है। वो चौकस हो गया। जो ही अनातोली उसके पलंग पर हमला करने के लिए आया, नाग ने गहरा सांस लिया और गायब हो गया। अनातोली ने बिस्तर पर से नाग को गायब होते देखा तो शशदर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नाग कहाँ गया? ये क्यों कर हो सकता है कि आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक गायब हो जाए? फिर उसे खाना बदोश औरत की बात याद आ गई कि ये शख्स बड़ी ज़बरदस्त ताकत का मालिक है। वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। नाग कहीं भी नहीं था, मगर नाग एक छोटे से स्याह सांप की शक्ल में बिस्तर की चादर के अंदर ही था। मौका मिलते ही वो पलंग से नीचे उतर आया। अब नाग ने फैसला कर लिया था कि वो अनातोली को डस कर बेहोश कर देगा और फिर आज ही रात उसे अगवा कर लेगा। अनातोली ने अभी अपनी हैरानी पर काबू नहीं पाया था कि उसे दीवार के साथ खड़े खड़े महसूस हुआ कि किसी शय ने उसे टखने पर काटा है। उसने झुककर पाँव को देखा तो उसे चिराग की रोशनी में एक छोटा सा सांप नजर आया जो बिस्तर पर चढ़ रहा था। अनातोली ने चीख मारने की कोशिश की ताकि वो नौकरों को बुला सके, मगर उसका हलक खुश्क था। उसके गले में से आवाज़ न निकल सकी। उसकी टांगें लरसने लगी। इतने में उसने एक बार फिर उसी सांप को नाग की शक्ल में इंसान बनकर बिस्तर पर लेटे देखा। नाग उसकी तरफ घूर कर अपनी लाल लाल आंखों से देख रहा था। नाग बिस्तर से उठकर अनातोली के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ अब तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम एक उंगली भी अपनी मर्जी से हिला सको, लेकिन तुमने मुझे कत्ल करने का इरादा करके कोई अच्छी बात नहीं की। मैं तुम्हें यहाँ हिलाक करने नहीं आया था। अगरचे मारियाना और उसके बाप को आदमखोरों के जजीरे में फेंक कर तुमने एक घिनौना जुर्म किया है कि तुम्हें हिलाक कर देने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी मैंने तुम पर रहम किया। बहरहाल अब मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँगा। अनातोली का सारा जिस्म लरज़ रहा था। तलवार उसके हाथ से गिरकर फर्श पर पड़ी थी। वो नाग की बातें पूरी तरह सुन रहा था, मगर खुद नहीं बोल सकता था। उसका सारा बदन पत्थर बन रहा था। फिर वो फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो नाग से पूछना चाहता था कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहता है, मगर ना पूछ सका। अनातोली बेहोश होकर गिरा तो नाग ने उसे एक चादर में इस तरह लपेट दिया कि वो लिपटा हुआ कालीन लग रहा था। फिर वो अस्तबल में गया और एक घोड़े को निकालकर हवेली के पिछवाड़े आ गया। वो अनातोली के बेहोश जिस्म को कंधे पर उठाकर हवेली की ड्योढ़ी से गुजर रहा था कि अचानक पहरेदार ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर खाना बदोश जादूगरनी झट बाहर आ गई। उसे पहले ही फिक्र थी कि अनातोली आज रात नाग को कत्ल करने जा रहा है, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। नाग ने बेहोश अनातोली को एक तरफ रख दिया और पहरेदार को घोंसा मारकर गिरा दिया। अब जादूगरनी खाना बदोश औरत भी वहां आ गई थी। उसने नाग को देखा तो सब कुछ समझ गई। जल्दी से एक मंत्र फूंक कर नाग पर जादू कर दिया। उस जादू का असर नाग पर इतना हुआ कि उसका सर घूमने लगा। समझ गया कि जादूगरनी ने वार कर दिया है। उसी वक्त नाग ने गहरा सांस लिया और एक मंत्र फूंक कर हवा में हाथ हिलाया और ख़ास सरगोशी की जुबान में उस इलाके के तमाम सांपों को अपनी मदद के लिए बुलाया। पलक झपकते में 1 दर्जन नाग फन फैलाए इधर उधर से निकलकर वहां गए। जादूगरनी ने मंत्र फूंका और साने सांप पत्थर बन गए। नाग ने अपना वार खाली जाते देखा तो गहरा सांस लिया और चमगादड़ बनकर जादूगरनी की गर्दन से चिमट गया। उसने जादूगरनी की गर्दन में अपना तेज दांत गाड़कर उसका खून पीना शुरू कर दिया। जादूगरनी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से चमगादड़ को मारकर अलग कर दे, मगर वो कामयाब ना हो सकी। फिर उसने मंत्र फूंकना चाहा, मगर डर गई कि चमगादड़ पर जादू किया तो उसकी गर्दन भी साथ ही चली जाएगी। चमगादड़ ने अपने तेज नोकीले पंजे जादूगरनी की गर्दन में गाड़ रखे थे और उसका खून धड़ाधड़ पी रही थी। जादूगरनी पर गनूदगी तारी हो गई और वह धड़ाम से गिर पड़ी। शोर सुनकर हवेली के दूसरे नौकर भी भागते हुए आ गए। उन्होंने जादूगरनी की गर्दन से चमगादड़ चिमटी देखी तो खंजर से उसे उतारने के लिए आगे बढ़े। नाग इतने अरसे में फिर से इंसान बनकर सामने आ गया और उसके साथ ही 12 के 12 सांप फिर से जिंदा हो गए। उन्होंने नौकरों पर हमला कर दिया। उस वक्त अगस्टस भी वहां मौजूद था। उसने नाग को देखकर कहा, नाग दोस्त, ये क्या हो रहा है? नाग ने कहा, तुम्हारे मुझ पर बड़े एहसान है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए तुम मेरे मामले में दखल मत देना। ये अनातोली है जो बेहोश पड़ा है। इसने अपने सौतेले भाई और इसकी बेटी मारियाना के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं इसे ले जा रहा हूँ। नौकरों ने आगे बढ़कर अपने मालिक को बचाना चाहा, मगर सांप फन उठाकर उसकी तरफ लपके। नौकर वहां से भाग गए। नाग ने अनातोली को उठाया और बाहर गली में आ गया, जहां घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। नाग ने अनातोली को घोड़े पर डाला, फिर खुद भी सवार हुआ और रात के अंधेरे में गली से बाहर निकल गया। बाहर आते उसने घोड़े को सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद शहर से बाहर दरख्तों के झुंड के दरमियान ढलान पर खड़ी उड़न तश्तरी में आ गया। अंबर पहरे पर था। उसने घुड़सवार को उड़न तश्तरी की तरफ आते देखा तो समझ गया कि नाग है।
और बेहोश अनातोली को ला रहा है। उसने उड़न तश्तरी का दरवाज़ा खोल दिया। अनातोली को होश आया तो उड़न तश्तरी में बैठा था। उसके सामने मारियाना का बाप और मारियाना भी बैठी थी। अंबर नाग भी वहाँ मौजूद थे। अनातोली उड़न तश्तरी का माहौल देखकर दहशत ज़दा हो गया। अंबर ने उसे समझाया कि वो ऐसी जगह पर आ गया वहाँ से वापस नहीं जा सकता। मारियाना के बाप ने कहा, अनातोली तू समझता था कि हम दोनों बाप बेटी आदमखोरों की खुराक बन जाएंगे, मगर खुदा ने हमें बचा लिया। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें आदमखोरों के जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा और मैं अपनी जायदाद पर फिर से कब्जा कर लूँगा। अनातोली ने रहम की दरख्वास्त की, मगर मारियाना के बाप ने कहा, जो दूसरों पर रहम नहीं खाता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। उसी रोज़ दोपहर से पहले उड़न तश्तरी अनातोली को लेकर जजीरे की तरफ उड़ गई। अनातोली उड़न तश्तरी को हवा में समंदर के ऊपर उड़ता देखकर गश खाने वाला था कि अंबर ने उसे सहारा दिया और कहा, बेहतर है कि तुम आदमखोर जजीरे में जाकर गश खाना, क्योंकि एक बार तुम्हें वहाँ भी गश खाना है, जबकि आदमखोर तुम्हें भून कर खाने के लिए ले जा रहे होंगे। अनातोली को आदमखोर जजीरे में छोड़ दिया गया। उड़न तश्तरी ने उसे दरख्तों के पास समंदर के किनारे छोड़ा और वह हवा में उड़ गई। अनातोली हसरत से उड़न तश्तरी को उड़ते देखता रहा। अब उसे एहसास हुआ था कि जो किसी के लिए गड़क होता है वो एक न एक दिन ज़रूर उस गड्ढे में गिरता है। उड़न तश्तरी अभी नज़रों से ओझल नहीं हुई थी कि अनातोली को शोर सा सुनाई दिया। एक तरफ से आदमखोर जंगली नेज़े रहते उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। अनातोली डर कर भागा। आदमखोर उसके पीछे दौड़े और कुछ दूर जाकर अनातोली को पकड़ लिया और फिर उसके गले में रस्सी बांधकर उसे उस झोंपड़े की तरफ ले चले जहाँ सुबह सुबह भून कर खाने से पहले अपने शिकार को रात भर रखा करते थे। मारियाना और उसका बाप फिर से अपनी हवेली में आ गए और नाग, अंबर और मारिया वहाँ से उड़न तश्तरी लेकर आसमानों की तरफ प्रवास कर गए। आसमानों पर उड़ते उड़ते रात हो गई। आसमान सितारों से भर गया। अंबर और नाग स्क्रीन को देख रहे थे जहाँ आसमान पर सितारों के मोती बिखरे हुए थे। ज़मीन बहुत नीचे रह गई थी। अंबर ने उठकर एक मशीन को देखा जिस पर यह जाहिर होता था कि वो किस अहद से गुजर रहे हैं। यहाँ ज़माना कबल अज़ मसीह का अहद नजर आ रहा था। अचानक मशीन तेज़ी से चलने लगी। अंबर ने नाग को बुलाया, नाग ज़रा इस मशीन को देखो, मालूम होता है कि हम अपने ज़माने से बहुत आगे निकल गए हैं। नाग ने मशीन पर झुक कर देखा। उससे जाहिर होता था कि वो कबल अज़ मसीह से आगे निकल आए हैं और अब 5 बरस बाद का ज़माना आ गया है। गोया वो रोमन दौर के आखिरी अहद में थे। अंबर बड़ा हैरान हुआ। मालूम होता है कि वक्त हमारे साथ खेल रहा है। नाग ने कहा, नीचे चलकर देखना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहरहाल नीचे चलकर भी देख लेते हैं। उन्होंने उड़न तश्तरी को नीचे करना चाहा। मशीन ने नीचे आने से इनकार कर दिया। अब वो परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। सारी रात वो उड़न तश्तरी को नीचे लाने की कोशिश करते रहे। आखिर सुबह हुई तो वो कामयाब हुए। उन्होंने उड़न तश्तरी को ज़मीन की तरफ लाना शुरू कर दिया। नीचे देखा तो एक खूबसूरत शहर के गुंबद नजर आए और इमारतें जिनकी छतें धूप में चमक रही थी। ये कौन सा शहर हो सकता है नाग, ये तो नीचे चलकर ही पता चलेगा। उन्होंने शहर से दूर एक सहरा में खजूरों के झुंड के पीछे जहाँ एक ऊंचा टीला था उड़न तश्तरी उतार दी। यहाँ टीले की ओर थी और वीरान जगह थी। उन्हें यकीन था कि इस जगह किसी की नज़र उड़न तश्तरी पर नहीं पड़ेगी। दूर उन्हें ऊँटों की कतार जाती नजर आई। अंबर ने कहा, हम अरब इलाके में आ गए हैं, शायद वो कि काफिला शहर में दाखिल हो रहा है। नाग ने देखा और कहा, कितना खूबसूरत मंजर है। मारिया भी जाग उठी थी और उड़न तश्तरी की खिड़की में से यह सारा नज़ारा देख रही थी। वो बोली, हम कौन सा शहर में आ गए हैं। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, रातों रात हम 600 बरस आगे निकला है मारिया, और ये कोई अरब इलाका है, चल कर मालूम करना चाहिए। मारिया ने कहा। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है मारिया को शहर में जाकर हालात मालूम करने चाहिए कि ये कौन सा शहर है और कौन सा बादशाह यहाँ हुकूमत कर रहा है। नाग ने कहा, मारिया के बजाय अगर मैं चला जाऊँ तो क्या ख्याल है। अंबर ने कहा, मारिया के जाने का एक फ़ायदा ये होगा वो किसी को नज़र नहीं आएगी और बड़ी आसानी से सारी मालूमात लेकर वापस आ जाएगी। तुम गए तो लोग तुम्हारे लिबास को ही देखना शुरू कर देंगे। क्यों मारिया, तुम्हारा क्या ख्याल है। मारिया ने खुश होकर कहा, एक नए शहर की सैर करना तो मुझे बेहद पसंद है, मैं इस शहर में जाऊंगी। थोड़ी देर बाद मारिया उड़न तश्तरी से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ी। सहरा में खजूरों की कितारों के नीचे से होकर एक कच्चा रास्ता शहर की तरफ जाता था। मारिया उस रास्ते पर चलने लगी। उसके आगे एक ऊँट भी जा रहा था। एक बद्दू के हाथ में ऊँट की मुहार थी। ऊँट पर सूखी लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ था। मारिया शहर के करीब पहुंच गई। शहर का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था और ऊंचा भी था। शहर की दीवार के ऊपर बुर्जी बनी थी जिसमें शायद सिपाही पहरा दे रहे थे। शहर का बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा आधा खुला था। लोग अरबी लिबास पहने आ जा रहे थे। मारिया भी उस शहर में दाखिल हो गई। बड़ा अलफ लैलवी शहर था। बाजार तंग थे। ऊंचे मकानों के खूबसूरत झरोकों के आगे पर्दे गिरे हुए थे। दुकानें खुली थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी। एक सपेरा सांप का तमाशा दिखा रहा था। मारिया चलते चलते एक हवेली के सामने आ गई। यहाँ कुछ लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा बंद था। उसके बाहर एक हबशी गुलाम उदास खड़ा था। मारिया करीब जाकर लोगों की बातें सुनने लगी। वो अरबी और कब्ती ज़ुबानों में बातें करते जा रहे थे और उनकी बातों से मारिया को मालूम हुआ कि शहर का नाम ताकिया और एक मुसलमान गवर्नर वहाँ का इंतज़ाम करता है जो मुसलमान खलीफा के मातहत है। और इस हवेली में कोई अमीर ताजर रहता है जिसकी इकलौती बेटी मिस्र मर्ग पर पड़ी है
اور ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां पूरी कर रही है। एक आदमी ने कहा, वो 6 रोज से बेहोश है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। मारिया को ख्याल है कि अंबर उस लड़की को अच्छा कर सकता है, क्यों ना वो अंबर को जाकर बुला लाए ताकि उस बेचारी लड़की की जान बच जाए। अंबर जड़ी बूटियों से इलाज करने में माहिर है। बस मारिया उसी वक्त वापस उड़न तश्ती में गई और उसने अंबर को सारा हाल कह सुनाया। अंबर ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर उस बच्ची का हाल देखता हूँ। अंबर उसी वक्त उड़न तश्ती से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मारिया के बताए हुए पते पर वो बहुत जल्द हवेली के बाहर पहुंच गया। लोग अब भी इधर उधर खड़े बातें कर रहे थे। हर तरफ शौक की फजा तारी थी। हबशी गुलाम भी सर झुकाए दरवाजे पर खड़ा था। अंबर ने उसे जाकर सलाम किया और कहा, मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। हबशी ने सर उठाकर अंबर को देखा। अंबर रोमन लिबास में था। उसने समझा कि शायद कोई रोमी है, कारोबारी बात करने उसके मालिक से मिलने आया होगा। उसने कहा, मालिक इस वक्त नहीं मिल सकते, उनकी बेटी बीमार है, बस कोई दम की मेहमान है। अंबर ने कहा, मैं उसका इलाज करने आया हूँ। मेरा नाम अंबर है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। हबशी की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम कोई हकीम हो? हाँ, मैं हकीम, और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि वो मेरी दवा से उस बच्ची को फिर से ज़िंदगी अता कर देगा। हबशी जल्दी से अंबर को अंदर ले गया। एक सजे हुए खूबसूरत कमरे में शानदार पलंग बिछा था जिस पर एक नाजुक सी लड़की लेटी हुई थी। उसका रंग जर्द था और वो बेहोश थी, सांस उकड़ रहा था। हबशी ने मालिक को बताया कि ये साहब हकीम हैं और बीबी का इलाज करने आए हैं। मालिक ने चौंक कर अंबर को देखा और बोला, खुदा के लिए हकीम साहब, मेरी बच्ची को बचा लें, ये मेरी जान का टुकड़ा है और मेरी बीवी की बड़ी कीमती निशानी है। अगर ये जिंदा ना रही तो मैं भी जिंदा ना रहूंगा। अंबर ने देखा कि कमरे में 2 एक कनीजें हाथ बांधे खड़ी थी। अंबर लड़की पर झुक गया, बोला, बच्ची का नाम क्या है? उसके बाप ने कहा, फातिमा बिन उमर। मेरा नाम उमर है और मेरी बच्ची का नाम फातिमा है। अंबर ने देखा कि फातिमा के सांस उखड़े हुए थे। उसने उसकी आंखों की पलकें हटाकर देखा, वो सफ़ेद पड़ गई थी। उसने कुछ गौर किया, सोचा और फिर ताजर उमर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, क्या यहाँ बाजार से करताश दरख्त के पत्ते मिल सकते हैं? ताजर ने कहा, करताश दरख्त तो हमारे घर में उगा हुआ है। उसने कनीज़ों से कहा कि जल्दी से करताश के पत्ते तोड़ लाएं। फिर अंबर की तरफ देखकर बोला, भला इस मामूली दरख्त के पत्तों से क्या होगा? इस शहर के बड़े से बड़े हकीम मेरी बच्ची का इलाज कर चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंबर मुस्कुराया। करताश के पत्तों का सिवाय मेरे किसी को इल्म नहीं है कि उनमें शिफा है और इस बीमारी का इलाज यही पत्ते हैं। इतने में कनीज़ें एक तश्तरी में करताश के दरख्त के सब पत्ते डालकर ले आईं। ताजर उमर मायूस हो चुका था। उसे यकीन नहीं था कि अंबर इन मामूली से पत्तों से उसकी बच्ची का इलाज कर सकेगा। बहरहाल दुनिया उम्मीद पर कायम है और वो भी इसी उम्मीद में अंबर को तकने लगा कि शायद अल्लाह अपना फजल कर दे। अंबर ने पत्तों को लेकर एक प्याले में डाला, फिर उन्हें तोड़कर कुचल दिया, फिर गर्म पानी मंगवाकर उसमें उन्हें भिगोकर धोया, उनमें स्याह नमक मिलाया, फिर पानी में डालकर उसका अर्क बनाया और एक एक कतरा बच्ची के होंठों पर टपकाने लगा। लड़की के होंठ जुड़े हुए थे और खुश्क थे। दवाई का कतरा जो ही खुश्क होंठों पर गिरता वो जज्ब हो जाता। इसी तरह आधी दवाई लड़की के होंठों पर ही जज्ब हो गई। कनीज़ें और ताजर उमर बेताबी से ये इलाज देख रहे थे। थोड़ी देर बाद लड़की के होंठ खुल गए। अब अंबर ने दवाई लड़की के हलक में टपकानी शुरू कर दी। जब सारी दवाई ख़त्म हो गई तो लड़की ने आंखें खोल दी। ताजर उमर सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र बजा लाया। फिर उसने अंबर का बेहद शुक्रिया अदा किया जिसकी दवाई से उसकी बच्ची की जान बच गई। फातिमा ने अपने बाप को पुकारा, बाबा मेरी बच्ची, और उसका बाप अपनी बेटी से लिपट गया और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने कहा, अब इसे आराम की ज़रूरत है, दोपहर तक ये इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगी। ताजर खुशी से निहाल हो गया था। उसे अपनी बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसी वक्त सारे शहर में खबर फैल गई कि रोम से कोई हकीम आया है जिसने अपने इलाज से ताजर उमर की करीबुल मर्ग बेटी को ठीक कर दिया है। ताजर उमर ने उसी वक्त गरीबों और मस्कीनों में अशरफियाँ तकसीम करनी शुरू कर दी। दोपहर तक फातिमा ठीक ठाक हो गई। उसे फलों का रस पिलाया गया और वो अपने बाप से बातें करने लगी। बाबा मुझे क्या हो गया था? बाप ने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम बेहोश हो गई थी, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। फातिमा ने अंबर को शुक्रिया भरी नज़रों से देखा। अंबर ने कहा, मैंने सिर्फ इलाज किया है बेटी, ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है। ताजर ने दोपहर के खाने पर अंबर से पूछा कि वो कौन है और किस मुल्क से आया है। अंबर ने कहा, बस यूँ समझ लें कि मैं एक हकीम हूँ और जड़ी बूटियों की तलाश में मुल्क मुल्क जंगल जंगल घूमता फिरता हूँ। आज सुबह इस शहर में दाखिल हुआ तो पता चला कि एक बच्ची बीमार है और हकीम उसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं। मैंने सोचा कि उसका इलाज करके देखना चाहिए। ताजर उमर ने कहा, भाई मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप कुछ रोज़ मेरे गरीब खाने पर ठहरें। अंबर ने कुछ सोचकर कहा, हम फ़कीर लोग होते हैं और जंगल जंगल घूमते रहते हैं। मैं इस वक्त शहर से बाहर सहरा के एक नखलिस्तान में एक अरब बद्दू के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। हाँ, ये वादा करता हूँ कि जब तक इस शहर में हूँ आपसे रोज़ाना मुलाकात करने आया करूँगा। शाम को अंबर ताजर उमर से इजाज़त लेकर वापस उड़न तश्तरी में आकर बैठ गया। मारिया और नाग ने बीमार लड़की के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बयान कर दी। मारिया को बड़ी खुशी हुई कि लड़की की जान बच गई। अंबर ने कहा, इस शहर का नाम अंताकिया है और इस शहर का गवर्नर एक मुसलमान है जो खलीफा वक्त के ज़ेर निगरानी हुकूमत करता है।
یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم مسلمان شہر میں ہیں، ناگ نے کہا۔ ماریا بولی، میرا جی چاہتا ہے کہ اس لڑکی کو جا کر دیکھوں۔ امبر نے کہا، کل میرے ساتھ چلی چلنا۔ بہت بہتر، ماریا نے کہا۔ دوسرے روز امبر اور ناگ اڑن تشریح کی کمپیوٹر مشین کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ ماریا نے کہا، تم لوگ تو بہت مصروف ہو گئے ہو، اس لیے میں اکیلی ہی فاطمہ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ امبر نے کہا، بے شک اکیلی چلی جاؤ، مگر جلدی واپس آ جانا، دیر ہو گئی تو ہمیں فکر ہوگی۔ ماریا مسکرا کر بولی، میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، فکر کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ ماریا اڑن تشریح سے نکل کر سیدھی آ گئی اور تاجر عمر کی حویلی میں داخل ہوئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، باہر ابشی پہرا دے رہا تھا۔ ماریا کے لیے اتنا کھلا دروازہ کافی تھا۔ وہ ڈیوڑی سے گزر کر اوپر فاطمہ کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا وہ پلنگ پر بیٹھی ہے اور ایک کنیز سے مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ کنیز کے ہاتھ میں پھلوں کے شربت کا گلاس ہے۔ فاطمہ نے گلاس لے کر پیا اور کنیز کو خالی گلاس واپس کرتے ہوئے بولی، اب تم جاؤ، میں آرام کروں گی۔ معلوم ہوا کہ اس کا باپ باہر کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ کنیز چلی گئی۔ اب کمرے میں سوائے ماریا اور فاطمہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ ماریا نے پلنگ کے قریب آ کر دیکھا۔ فاطمہ بڑی پیاری لڑکی تھی۔ وہ ریشمی چادر اوڑھے بڑے سکون سے لیٹی تھی اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، شاید سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماریا اسے کچھ دیر پیار سے دیکھتی رہی۔ وہ اسے بلا کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے واپس جانا چاہیے تاکہ فاطمہ آرام کر سکے۔ وہ واپس پلٹی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک کنیز نے جو دروازہ ہلتے دیکھا تو لپک کر وہیں اور دروازہ کھول کر اندر بھاگی اور پھر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ماریا کو اس کی حرکت کچھ عجیب سی لگی۔ وہ نیچے اترنے لگی۔ ڈیوڑی میں اس نے پھر اسی کنیز کو دیکھا۔ وہ کونے میں ایک حبشی غلام سے خسر پھسر کر رہی تھی۔ ماریا ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اسے کچھ شک ہوا۔ کنیز ایک طرف بھاگ گئی۔ حبشی باہر نکل گیا۔ ماریا نے حبشی کا تعقب کرنا شروع کر دیا۔ شہر کی تنگ گلیوں میں سے ہوتا ہوا حبشی ایک پرانے مکان میں داخل ہو گیا۔ ماریا کو چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بھی حبشی کے ساتھ ہی مکان میں چلی گئی۔ مکان کی ڈیوڑی سے گزر کر سامنے صحن آ گیا۔ صحن کے آگے ایک برآمدہ تھا جس میں ایک تخت پر گاؤ تکیہ لگائے ایک طوطے جیسی ناک والا مکار دبلا پتلا آدمی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حبشی نے جا کر اسے جھک کر سلام کیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ آدمی بولا، یہاں کوئی نہیں ہے، کھل کر بات کرو۔ حبشی نے عبرانی اور عربی ملی جلی زبان میں کہا، اے میرے آقا ابن فیروز، فاطمہ اس وقت گھر میں بالکل اکیلی ہے۔ ابن فیروز نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب عمر سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے زبردستی شادی کروں گا، چاہے اس طرح بری طرح ذلیل کروں گا کہ وہ ساری زندگی اسے نہ بھلا سکے۔ پھر اس نے حبشی کی طرف اشرفیوں کی ایک تھیلی پھینک کر کہا، جاؤ اور فاطمہ کو بے ہوش کر کے اٹھا کر لے آؤ، اور دیکھنا ہرگز ہرگز کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ حبشی بولا، آقا یہ کام رات کے اندھیرے میں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح تم مناسب سمجھو کرو۔ بہرحال آج رات فاطمہ میری حویلی میں ہونی چاہیے۔ میں ایک مولوی صاحب کا انتظام کر رکھوں گا۔ آج رات ہی میرا اس سے نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ حبشی نے جھک کر کہا، ایسا ہی ہوگا۔ حبشی اشرفیوں کی تھیلی کمر کے گرد باندھ کر سلام کر کے باہر نکلا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی واپس ہوئی۔ اس خطرناک سازش کا سن کر بڑی حیران ہوئی تھی۔ سمجھ گئی کہ یہ کمینہ شخص ابن فیروز فاطمہ کے باپ کا دشمن ہے اور اس سے دشمنی کر رہا ہے۔ ماریا مسکرائی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ فاطمہ کو اغوا نہیں ہونے دے گی۔ وہ جلدی جلدی فاطمہ کے گھر کی طرف آئی، اس خیال سے کہ وہ فاطمہ کو یا اس کے باپ کو کسی طریقے سے باخبر کر دے گی تاکہ وہ آج کی رات وہاں سے کہیں چلے جائیں۔ جب ماریا فاطمہ کے مکان میں پہنچی تو حویلی کے باہر تالا پڑا تھا اور پہرے دار غلام باہر پہرا دے رہا تھا۔ اس وقت وہ نمک حرام حبشی بھی آ گیا اور اس نے پہرے دار سے تالا لگانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، آقا اپنی بچی کو لے کر اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گیا ہے۔ کب واپس آئے گا آقا؟ نمک حرام نے پوچھا۔ کوئی خبر نہیں۔ ماریا بھی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیا کرے، کیا وہاں فاطمہ کی واپسی کا انتظار کرے یا چلی جائے اور شام کو پھر آئے۔ ماریا اس وقت واپس امبر اور ناگ کے پاس آ گئی۔ اس نے فاطمہ کی اغوا کی سازش کا انہیں بتایا تو امبر نے کہا، وہ بڑی نیک دل لڑکی ہے، اسے ضرور بچانا چاہیے اور یہ کام تم بڑی آسانی سے کر سکتی ہو۔ اگر تم چاہو تو ناگ تمہارے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام میں اکیلی کرنا چاہوں گی۔ ماریا جیسا کہ آپ سن چکے ہیں ایک بہادر لڑکی تھی اور اس نے بڑے بڑے بہادری کے کام کیے تھے، اسی وجہ سے ناگ اور امبر نے اس کے ساتھ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے بھی وہ دونوں اڑن تشریح کی کمپیوٹر مشین کی مرمت میں مصروف تھے۔ ماریا کو اڑن تشریح سے نکلتے نکلتے شام ہو گئی۔ شام کے بعد وہ وہاں سے چلی اور شہر کے اندر عمر کی حویلی کے پاس آ گئی۔ وہاں آئی تو ہر طرف سوگ کی فضا تھی۔ معلوم ہوا کہ تاجر عمر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ماریا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نمک حرام حبشی اپنا وار کر گیا تھا۔ ماریا تیزی سے حویلی میں داخل ہو گئی۔ وہاں ہر کوئی پریشان تھا۔ فاطمہ کے باپ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ساری کنیزیں اور غلام غم میں سر جھکائے نڈھال تھے۔ ماریا نے اس کنیز کو تلاش کیا جو حبشی سے ساز باز کر رہی تھی۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی، شاید وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ ماریا نے ابن فیروز کا مکان دیکھا تھا، وہ سیدھا وہاں پہنچی۔ وہاں بھی تالا لگا تھا۔ شاید ابن فیروز جوابی حملے یا بدنامی کے ڈر سے فاطمہ کو لے کر وہاں سے کہیں دوسری جگہ چلا گیا تھا۔ ماریا پریشان ہو گئی
कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर तलाश करती रह जाए और वो बदमाश इब्ने फ़िरोज़ फातिमा से शादी कर ले। मारिया इब्ने फ़िरोज़ की हवेली से बाहर निकल रही थी कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उस बूढ़ी औरत ने यहूदी औरतों जैसा लिबास पहन रखा था। वो मकान के पीछे दरवाजे पर आकर रुक गई। उसने दाएं बाएं देखा और फिर चाबी लगाकर ताला खोला और मकान के अंदर चली गई। मारिया भी जल्दी से उसके साथ अंदर आ गई। मारिया को उस औरत पर शक सा पड़ गया था कि ज़रूर ये भी साजिश में शरीक है और कोई ख़ास चीज़ वहाँ से लेने आई है। यहूदी औरत ने मकान के अंदर जाकर शम्मा रोशन की और उसकी रोशनी में एक कमरे में जाकर एक संदूक खोला और उसमें से कुछ तलाश करने लगी। मारिया उसके करीब खड़ी होकर गौर से देखने लगी। यहूदी औरत ने संदूक में से एक स्याह रंग की शीशी निकाली, उसका कॉक खोल कर देखा और फिर संदूक बंद करके वापस हुई। मारिया ने सोचा कि इस औरत से जो कुछ हासिल करना है इसी वक्त पूछा जा सकता है। मकान से बाहर जाकर ऐसा न हो सकेगा। बस मारिया ने फूंक मारकर शम्मा गुल कर दी। शम्मा के गुल होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। यहूदी औरत सहम गई। मारिया ने उसके साथ ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और ख़ास किस्म की आवाज़ निकाल कर कहा, मैं इस हवेली की चुड़ैल हूँ, बताओ फातिमा कहाँ है? अगर तुमने ना बताया तो मैं इसी वक्त तुम्हें हलाक कर डालूंगी। यहूदी औरत थर थर कांपने लगी। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, दरिया किनारे सब्ज रोशनी वाले मकान में, और गश खाकर गिर पड़ी। मारिया ने उसे वहीं छोड़ा और हवेली से निकलकर दरिया की तरफ रवाना हो गई। दरिया शहर की दूसरी जानिब बहता था। अब रात हो गई थी। उसने दरिया के किनारे पर पहुंच के दूर से एक मकान देखा जिसके ऊपर वाली बुर्जी से सब्ज रोशनियां निकल रही थी। वो समझ गई कि यही वो मकान है जिसके बारे में यहूदी औरत ने बताया था। उस मकान के सारे दरवाजे बंद थे। किसी कमरे में कोई रोशनी नहीं हो रही थी। मारिया को आखिर एक खिड़की में शम्मा की धीमी सी रोशनी नजर आ गई। अब सवाल यह था कि उस खिड़की तक कैसे पहुंचा जाए। मारिया ने इधर उधर देखा। दरिया में कश्ती जा रही थी, बाकी सब जगह अंधेरा था। इतने मारिया को एक साया मकान की तरफ बढ़ता नजर आया। वो चौकन्नी हो गई। साया मकान के करीब आकर रुक गया। साय ने अपने पीछे देखा। जब उसे यकीन हो गया कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा तो मकान के अकबी दरवाजे पर आकर रुका और उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। मारिया उस साय के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो साय के साथ ही मकान के अंदर चली गई और हल्की रोशनी में वही हबशी नमक हराम खड़ा था। उसने साय से कहा, बड़ी देर कर दी तुमने, जल्दी चलो, आका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साय ने लिबादा उतार दिया। वो एक उधेड़ उम्र औरत थी। वो सीधी दूसरी मंजिल की तय नशीन में पहुंची। यहाँ इब्ने फ़िरोज़ बेचैनी से टहल रहा था। औरत को देखकर उसने हाथ बढ़ाकर कहा, खाला जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो कमबख्त यहूदन अभी तक बेहोशी की दवा लेकर नहीं पहुंची। जिस तरह भी हो फातिमा को बेहोश करो, वो बहुत शोर मचा रही है। कमबख्त बेहोश हो जाए फिर बाद में मौली को बुलाकर निकाह भी पढ़ा लिया जाएगा। खाला ने कहा, मैं इसे बेहोश किए देती हूँ, मगर निकाह के लिए उसके होश में आने की क्या ज़रूरत है? निकाह नामा तैयार है, इस पर फातिमा का अंगूठा लगा लेंगे और फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। इब्ने फ़िरोज़ बोला, तो फिर जल्दी से उसे जाकर बेहोश कर दो, बदबख्त ने तहखाने में औदम मचा रखा है। खाला कमरे के एक दरवाजे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। मारिया भी उसके पीछे पीछे थी। सीढ़ियाँ एक तहखाने में चली गईं। अब फातिमा के रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो बार बार अपने बाप को आवाज़ें दे रही थी। एक औरत उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी। तहखाने में मतम सा दिया जल रहा था। फातिमा की एक टांग जंजीर के साथ बंधी थी। खाला ने जाते ही कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बाप का पैगाम लेकर आई हूँ। फातिमा ने खाला की तरफ देखकर कहा, क्या मेरा बाप आ रहा है? क्या वो मुझे उस जालिम इब्ने फ़िरोज़ के चुंगल से बचा लेगा? मैं मर जाऊंगी मगर उससे ब्याह नहीं करूंगी। खाला ने फातिमा को पिचकारते हुए कहा, घबराने की बात नहीं बेटी, तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारी शादी वहीं कराएंगे। और फिर उस मकार औरत ने फातिमा के सर पर हाथ फेरते हुए एक रुमाल उसकी नाक पर रख दिया जो बेहोशी की दवाई में भीगा हुआ था। फातिमा को एक हिचकी सी आई और वो बेहोश हो गई। उस औरत ने दूसरी औरत से कहा, इसे छोड़ो, अब ये कुछ नहीं कर सकेगी। दोनों औरतें बाहर निकल गईं। अब तहखाने में मारिया और बेहोश फातिमा के सिवा कोई और नहीं था। मारिया झुककर फातिमा को देखने लगी। वो बेहोश थी। उसके मुंह से बेहोशी की दवा की तेज़ बू आ रही थी। मारिया को मालूम था कि बेहोशी की दवा का तोड़ एक मंत्र है जिसे ख़ास तौर पर नाग ने उसे याद करा रखा था। ये मंत्र उसे एक जोगी ने आज से 2000 साल पहले बताया था। मारिया ने वो मंत्र पढ़कर फातिमा के मुंह पर फूंक मारी। ताक में एक दिया जल रहा था जिसकी धीमी रोशनी में फातिमा ने अचानक आंखें खोल दी और इधर उधर देखा। वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। मारिया को डर था कहीं ये लड़की फिर से ना चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो ऊपर से वो औरतें फिर आ जाएंगी और उसे दोबारा बेहोश कर देंगी। बस मारिया के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो अपना आप फातिमा पर जाहिर कर दे और उसे बता दे कि वो उसकी हमदर्द है और उसकी मदद करने आई है। हो सकता है कि फातिमा डर जाए, मगर ये ख़तरा हर हालत में मारिया को मोल लेना ही था। उसने आहिस्ता से कहा, फातिमा, मेरी आवाज़ सुनकर डरना नहीं। मैं तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। जादू के ज़रिए मुझे गायब कर दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये 3 जुमले मारिया ने जल्दी से अदा कर दिए और अब फातिमा के चेहरे पर उन जुमलों के असर देखने लगी। फातिमा ने गर्दन घुमाकर जिधर से आवाज़ आई थी उधर देखा और जब उसे कोई नजर न आया तो बेहोश हो गई। मारिया ने एक बार फिर मंत्र पढ़कर फूंका। फातिमा को होश आ गया। मारिया ने उसके कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखकर कहा, प्यारी बहन, देख लो, मेरा हाथ बिल्कुल तुम्हारे हाथ की तरह है। यकीन करो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, कोई रूह भी नहीं हूँ। एक लड़की हूँ। सिर्फ एक जादूगर ने मुझ पर जादू करके मुझे गायब कर दिया है।
मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे बाप के पास ले जाऊंगी। इस पर फातिमा ने मारिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कितनी अजीब बात है कि जिन हाथों को मैंने थाम रखा है वो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। क्या तुम जिंदा हो? मारिया ने फातिमा का हाथ अब पकड़कर अपने होठों और आंखों से लगाया। मेरी प्यारी बहन, तुम अपने हाथों से मुझे महसूस कर सकती हो। देख लो, मैं एक लड़की हूँ, मेरे बाल तुम्हारी तरह लंबे हैं। अब इन बातों को छोड़ो और जल्दी से यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो। फातिमा ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पाँव में तो लोहे की जंजीर पड़ी है। फिक्र ना करो, मैं इसे अभी तोड़ती हूँ। तुम मेरा इंतजार करो और हाँ, अगर कोई तहखाने में आए तो उसी तरह फिर से अपने आप को बेहोश जाहिर करना। यह कहकर मारिया तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। अब उसे किसी ऐसे चीज़ की तलाश थी जिसकी मदद से वो लोहे की जंजीर तोड़ सके। आखिर उसे कोने में कुल्हाड़ी पड़ी मिल गई। वो कुल्हाड़ी लेकर तहखाने में आ गई। उसने कुल्हाड़ी की मदद से जंजीर की कड़ी इस तरीके से तोड़ डाली कि उसे फिर से बंद किया जा सके। अब तुम आज़ाद भी हो और गिरफ्तार भी। मैं ऊपर जाकर तुम्हारे यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करती हूँ। घबराना बिल्कुल नहीं, मैं अभी वापस आ जाऊँगी। फातिमा ने कहा, बहन जल्दी आना, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक वही मकार खाला तहखाने में दाखिल हुई और बोली, ये तुम किससे बातें कर रही हो और तुम होश में कैसे आ गई? खाला बड़ी हैरान थी कि उसने तो फातिमा को बड़ी तेज़ बेहोशी की दवा दी थी। कम अज़ कम 4 घंटे तक फातिमा को बेहोश रहना चाहिए था। वो गौर से फातिमा की आंखों में तकने लगी। तुम कैसे होश में आ गई? फातिमा के पास अब इतना वक्त नहीं था कि वो फिर से बेहोश हो जाती। कहने लगी, ख्वाब में एक औरत ने आकर मेरे मुंह पर पानी डाला और मुझे होश आ गया। मैं उससे बातें कर रही थी। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगी और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। मकार खाला ने कहका लगाया, लड़की अब सब कुछ भूल जाओ। आज से तुम इब्ने फ़िरोज़ की बीवी हो। तुम्हारा निकाह उसके साथ हो गया है। चलो ऊपर चलो, तुम उसकी बीवी हो। मैं तुम्हें होश में लाकर ऊपर ले जाने के लिए आई हूँ। फातिमा ने चीख मारकर कहा, हरगिज़ नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। मैं उस नमक हराम कमीने की बीवी नहीं हूँ। बकवास बंद करो। खाला ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। फातिमा के होंठों से खून निकलने लगा। फातिमा ने झुक कर चाबी से जंजीर का ताला खोलना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि जंजीर की एक कड़ी पहले ही से खुली थी। ये किसने जंजीर खोल दी? कौन आया था यहाँ? फातिमा ने कहा, मैं कभी नहीं बताऊंगी, अभी मालूम हो जाएगा। मकार औरत ने जंजीर खोल दी और ताली बजाई। 2 हबशी अंदर आ गए। इस लड़की को उठाकर ऊपर ले चलो। दोनों हबशियों ने फातिमा को पकड़ा और घसीटा। एक हबशी उसे अपने कंधे पर बोरी की तरह डालकर और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। उसे जिस कमरे में पलंग पर फेंक दिया गया वहाँ पहले से इब्ने फ़िरोज़ मौजूद था। हबशी चले गए तो इब्ने फ़िरोज़ ने हंटर निकालकर ज़ोर से फातिमा के बदन पर मारा और कड़क कर कहा, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ लूँगा। तुम अब मेरी बीवी हो। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। फातिमा को मारिया ने इब्ने फ़िरोज़ के जंगल से किस तरह निकाला, अंबर और नाग वहाँ से उड़न तश्तरी लेकर किधर चले गए, ये तमाम बातें जानने के लिए इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिज़ा कीजिए। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।